प्लीज अपने माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए आप लोग सब। थैंक यू वेरी मच। अब आज के हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, उसके लिए मैं अपने सरस्वती पुत्र श्री अंकित जी को रिक्वेस्ट करूं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग सब लोग मेरे साथ माँ गायत्री का जाप एक बार रिसाइट करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू एवरीवन। अंकित सर, स्टार्ट करें। धन्यवाद सर। आज की वेबिनार में सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वेबिनार में मेन टॉपिक हमारा इनकम टैक्स को लेकर है और आज मेरे पास कुछ क्वेरीज इनकम टैक्स को लेकर भी आई हुई हैं। तो सबसे पहले एक जीएसटी से रिलेटेड क्वेरीज है, पहले मैं वो ले लेता हूँ, उसके बाद फिर इनकम टैक्स से रिलेटेड जो क्वेरीज है उनको डिस्कस करें। पहली क्वेरी ये है कि जीएसटी में अगर हमें अपना कोई केस ट्रांसफर कराना हो, जो हमारा अथॉरिटी है, हमें उससे उसके अलावा किसी और से अकाउंट केस कराना है, उनसे नहीं कराना, तो ट्रांसफर के लिए हमें क्या करना होगा? करा सकते हैं या नहीं, पहला क्वेश्चन तो यही है। अगर करा सकते हैं तो किस तरीके से, क्या प्रोसीजर रहेगा उसका? जिस भाई को पता हो अपना हैंड रेज कर दीजिए, मैं आपको कॉल कर लूँ। सर प्लीज अगर ये अपने क्वेश्चन आप बोल लीजिए। अगर अपने किसी साथी को इस क्वेश्चन के बारे में पता हो तो अपना हैंड रेज कर दीजिए। आपका आइकन है आपके सबके हाथ में, सबके सिस्टम पर आइकन में हैंड रेज का आइकन है, उस एक आइकन को दबा दीजिए आप। सर क्वेश्चन पर प्लीज बोल दीजिए दोबारा। जी, जीएसटी में अगर हमें अपना केस ट्रांसफर कराना हो, जो अथॉरिटी है हम उनसे केस नहीं कराना चाहते, किसी दूसरे अधिकारी से कराना चाहते हैं, तो उसका प्रोसीजर है या नहीं? अगर है तो क्या प्रोसीजर रहेगा? चलो तो है। हेलो जी सर, जी शिवमंगल जी, बोलिए। बोलिए। सर। सर आप आपने तो समझ गई तो एक एप्लीकेशन लगाना पड़ता है कि हम यहाँ से केस यहाँ ट्रांसफर करा रहे हैं, तो हो जाते हैं। अभी हमारे यहाँ काफी केस जो इटारसी में थे, तो हम लोगों ने वहाँ भोपाल ट्रांसफर किए और कुछ होशंगाबाद आए, कर तो देते हैं। एप्लीकेशन एडिशनल कमिश्नर के यहाँ लगेगी सर, जॉइंट कमिश्नर के यहाँ? ज्वाइंट कमीशन। ठीक। और कोई भाई ठीक है। और ओपिनियन ले लें। जी सर, ठीक। और कोई भाई बताएंगे क्या? संतोष दुबे जी हैं सर हमारे साथ। संतोष दुबे जी, सागर सागर वाले संतोष दुबे जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप जवाब देंगे? सर अभी इस संबंध में कोई एप्लीकेशन पुटअप नहीं हुई सर हमारी तरफ से। अच्छा अच्छा, जी जी ठीक। जी। राकेश गुप्ता जी, बलरामपुर। राकेश गुप्ता जी, बलरामपुर। तो क्या सर इसमें जो एप्लीकेशन मूव की है हम लोगों ने, जो जी, सर बता रहे थे, तो क्या हमें उसका जुडिक्शन में ही पहुंच गया या खाली पर्टिकुलर उस साल के केस के लिए पहुंचा है वो? मैंने एडमिनिस्ट्रेशन ही पहुंच जाएगा पूरा सर, जहाँ तक। शिवमंगल क्यों? सर, थोड़ा सा क्लियर। हाँ सर जी, फिर से क्वेश्चन क्या पूछना हाँ, चाह रहे थे? सर उसमें ये क्वेश्चन पूछना ये चाह था रहे हैं कि आगे का जुडिकेशन फिर उन्हीं का ही रहेगा, या उसमें पर्टिकुलर ईयर के लिए क्या है ट्रांसफर? सर अभी हमने पर्टिकुलर ईयर का किया था, क्योंकि अभी वहां पर जैसे डीसीएससी से जो बात हुई थी, तो उन्होंने कहा अभी हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपकी व्यवस्था कर दी जाएगी। यहाँ पर जो है सक्षम अधिकारी, वो जरा थोड़ा सा उनका यहाँ वकीलों के प्रति वो है, तो इस सारे वकीलों ने ट्रांसफर कराए। वो होशंगाबाद इटारसी बहुत अधिकांश रही है, तो थोड़ा सा ये था इशू। तो इस बार के तो सभी लोगों ने लगभग
वेट के और कुछ जीएसटी के अपने ट्रांसफर करवाएं। राकेश गुप्ता जी बलरामपुर जवाब देंगे इसमें? सॉरी सर, मैं अभी ज्वाइन किया हूँ सर, मैंने पूछा नहीं, समझा नहीं कुछ। क्वेश्चन ये है, अंकित जी क्वेश्चन बता दी। जी जी सर। कोई आदमी किसी अधिकारी से अपना केस नहीं कराना चाह रहा, जो जीएसटी केसेस हो रहे हैं, जी जी तो क्या केस ट्रांसफर हो सकते हैं या नहीं हो सकते? अगर हो सकते हैं तो क्या सर, प्रोसीजर? नहीं हो सकता। हम लोग अभी हमारे यहाँ एक अधिकारी से सर एक विवाद चल रहा था, तो हमने सर कमिश्नर को लिख के दिया था, तो उन्होंने दूसरे खंड में ट्रांसफर कर दिया था। तो सर वो उसको जुरिडिक्शन हिसाब से परमानेंट ट्रांसफर हुआ है सर, या से एक पर्टिकुलर नहीं, ईयर इसी के लिए? पर्टिकुलर केस के लिए सर, पर्टिकुलर केस अच्छा के लिए ईयर का केस था, जी। 17-18 3 महीने का केस था सर, वेट का। नहीं, वैट वाले तो हो सर जाते हैं सर, जीएसटी की बात हो रही है। जीएसटी में तो सर अभी नहीं करवाया। जीएसटी की बात चल रही है सर। जीएसटी का सर आइडिया नहीं है मुझे। जी तो सर जैसे पर्टिकुलर ईयर में हमने केस ट्रांसफर करवा दिया, तो अधिकारी जब वो केस हो जाएगा दूसरे अधिकारी के यहाँ, और जब वापस फाइल उसके उसमें आएगी, तो वो तो दोबारा भी सेक्शन 61 या सेक्शन 73 का नोटिस दोबारा दे सकता है दूसरे इशू पे। सर, उस इशू पे नहीं दे सकता ना। हाँ, किसी और इशू पे दे सकता है सर। हाँ जी फाइल में तो इशू कुछ ना कुछ होता ही है, निकल ही जाएगा अगर वो निकालना चाहेगा तो। सर, वो तो इशू लेस तो कहीं भी नहीं खत्म होते। आप तो मतलब ये था कि क्या आईटीसी है आज। जुडिक्शन चेंज हो सकता है सर? ये मतलब इशू एक अपनी जगह जुरिडिक्शन है। तो तभी चेंज हो सकता है अगर आप अपना बिजनेस प्लेस चेंज कर रहे हो। ना ना, बिजनेस प्लेस तो करवाएंगे नहीं। आप अपना हेड ऑफिस कहीं पे भी नया बना लो, उसके बाद तो आप सर एक क्वेरी और थी, क्या जुरिडिक्शन। सेक्शन 61 का नोटिस दिए बिना सेक्शन 73 का नोटिस आ सकता है? जी सर, उसमें सबसे पहले इंटीमेशन नोटिस देना होगा 1A। बने तो सर अगर उसमें 61 नहीं विड्रॉ हो दिया, गया। अगर 61 नहीं दिया है तो DRC 01A देंगे, उसके बाद DRC 01, फिर सर 73। GDRC 01 है तो विड्रॉ हो चुका ना, वो तो अब उसकी वैलिडिटी नहीं है। इंटीमेशन देनी जरूरी है सर, नोटिस तो देने सर से पहले। इंटीमेशन जो दी जाएगी वो किस रूप में दी जाएगी, किस फॉर्मेट में दी जाएगी? 01 है तो विड्रॉ हो इंटीमेशन या चुका। तो बस दो ही ऑप्शन थे, या तो 61 या 1A। अच्छा, सीधे से 73 नहीं हो सकता? नहीं ठीक है सर। एक क्वेरी और थी कि जैसे 61 पे नोटिस आया किसी पॉइंट पे, हमने उसका रिप्लाई दे दिया, टैक्स जमा कर दिया, जी और उसके अलावा जो नोटिस में बिंदु थे उसके अलावा भी हमने टैक्स जमा करा दिया RCM पे, उसमें आ रहा था 2A में। जी जी। और अधिकारी ये कह रहा है कि हम जो है 73 करेंगे इसका, और जो है इसकी बुक्स मंगाओ और इस पर हम कार्रवाई करेंगे, तो क्या वो कर सकता है? देखो, अधिकारी कार्रवाई कुछ भी कर सकता है, अधिकारी के पास नहीं तो कर सारी तो सकता पावर है है। सर, वो तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन एज लीगली कर पर एक्ट सकता नहीं है? कर सकता, नहीं कर सकता, गलत है। सर एक मेरी क्वेरी थी सर, जी सर। ब्यूटी पार्लर जो सर्विस होती है उसको क्या समाधान में डाल सकते हैं? नहीं सर। बस। सर एक सर जो मेरी भी सर अंकित सर, जी 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 सर। जी जो जो 6% 50 लाख रुपीज तक के टर्नओवर के लिए दिया हुआ है सर्विस प्रोवाइडर के लिए, वो उस कॉन्टैक्ट सर्विस है ना सर वो। वहां पे सर पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट सर्विस कहाँ है मेंशन है? वहां पे छः तो परसेंट सर्विस। 6% वाला 50 लाख के लिए जो है सर, हाँ वो वो सर्विस अगर हाँ प्रोवाइडर के लिए है सर। उस केस में जब वो हम करते करते हैं हाँ ना, तो वहाँ पे जी वो ब्यूटी पार्लर का कोड एक्सेप्ट नहीं करता। अगर हम कंपोजिशन में जाते हैं और वहाँ पे कोड डालते हैं, HSM कोड ब्यूटी पार्लर का, अच्छा सर। तो वहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं करता। अगर किसी साथी का हुआ हो तो प्लीज शेयर करें, ताकि आगे अगर, क्योंकि मैंने तो एक दो बार कहने ट्राई का करके। मतलब फिर मतलब उसको सर्विस को जब दे रहे हैं तो उसमें सर्विस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया क्या वहां पे? फिर क्या मतलब वहाँ पे निकला 6% पे करने पे सर्विस प्रोवाइडर को? कॉन्टैक्ट सर्विस में तो एक्सेप्ट कर रहा है, बाकी किसी सर्विस में मैंने एक दो बार ट्राई करके देखा तो वहाँ पे कंपोजिशन एक्सेप्ट नहीं हो पाया। किसी अच्छा साथी ने सर। किया हो तो प्लीज शेयर करें जरूर। अंकित जी एक क्वेरी मेरी है,
अंकित जी, अंकित जी, शायद जी नेट सर, जी प्रॉब्लम, नेटवर्क हाँ अंकित जी, अंकित जी, एक सवाल आया इनका कुछ। जी सर, जी बताइए सर। हाँ अंकित जी, अगर अगर मेरा बिजनेस करमुक्त वस्तुओं का है, खरीद भी और बिक्री भी, जी और भाड़े पे आरसीएम की क्या मेरी रहेगी जिम्मेदारी? सर, कुछ चीज़ों पे आरसीएम की लाइबिलिटी है। अगर हम्म, जो कृषि उपज है उस पे आरसीएम की लाइबिलिटी नहीं है, हम्म। लेकिन जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, फैक्ट्री से उठ के आ रहे हैं, वहाँ पे आरसीएम की लाइबिलिटी है। नहीं, जैसे मेरा क्या कहते हैं, चौक कैटल फीड चोकर का काम है, वो फैक्ट्री से ही आ रहा है सीधा, जी, तो उसके उसमें भाड़े पे जमा कर। आरसीएम बनेगा। हाँ जी, उसके भाड़े पे आरसीएम बनेगा। और जो मेरा आरसीएम ये पड़ा रहेगा, फिर इसको क्या बाद में रिफंड में क्लेम करूंगा? नहीं सर, इसको आप हम्म, रिवर्स करेंगे साथ साथ। अच्छा, जमा करा के रिवर्स कर देंगे। हाँ जी, अच्छा, एक एक जैसे मेरा बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम है जी सर, है ना, मैं जी खुद मतलब रेत बजरी कुछ भी सामान है, मैं खुद हाँ जी, डोर टू डोर देता हूँ, और उसके लिए मैंने एक ट्रक परचेज किया है, हाँ जी, तो उस ट्रक की मैं आईटी से क्लेम कर सकता हूँ? जी सर, आईटी से ले सकते हैं ना उसको? हाँ जी। ठीक ठीक है, थैंक यू, थैंक यू मुकेश जी। सर, किसी और की कोई क्वेरी हो तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेरी अटेंड करता हूँ सर। अंकित जी, जी सर, क्या नमस्कार सर। अंकित जी, नमस्कार, अंकल जी, कैसा? एक क्वेरी का क्या डिसीजन निकला कि जो है हाउ कैन आई ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन अथॉरिटी टू अनदर सर, अथॉरिटी? जॉइंट कमिश्नर जी के यहाँ एप्लीकेशन दे के आप ट्रांसफर करा सकते हैं पर्टिकुलर ईयर्स के लिए। कोई प्रोविजन है सर? शिवमंगल सर ने बताया सर। ने बताया तो है, लेकिन कोई प्रोविजन है? भाई जॉइंट कमिश्नर को एप्लीकेशन दे रहे हैं तो किस सेक्शन में दे रहे हैं या क्या कर, जैसे कि बैच में तो था पावर ऑफ हाँ जी, ट्रांसफर का, लेकिन हाँ जी, जीएसटी में तो ऐसा ऐसा मेरी समझ में नहीं आया, इसलिए क्वेरी थी हमारी कि इसमें अगर जीएसटी में कोई प्रोविजन है इसका, किस सेक्शन में कहे जॉइंट कमिश्नर एक्सेप्ट करे ना एक्सेप्ट करे? शिवमंगल सर प्लीज सुन रहे हो तो प्लीज रिप्लाई दें सर। अंकित जी, जी सर, हाँ हाँ सर। एक मेरा क्वेरी नहीं थी, एक 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 इशू था एक कि मिनट मैं सर, बस आउट। 1 मिनट सर, रिप्लाई मिल जाए शिवमंगल सर कुछ। सर, हमने तो साधारण उसमें आवेदन दिया था उनको कि हमको ये प्रॉब्लम हो रही है और हमारे केस वहाँ पर हमको न्याय नहीं मिलेगा, ऐसा एक लिख के दिया था और सभी लोगों ने दिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको अलग अलग खंड में उन्होंने केस ट्रांसफर कर दिया था। सिर्फ बाकी प्रोविजन तो जीएसटी में था नहीं, कुछ बेच के भी हमारे प्रकरण थे, उन्हीं के साथ उन्होंने ये भी। मतलब विदाउट प्रोविजन काइंड में किया हुआ? जी सर। ओके, थैंक यू। जी रुपेंद्र सर, अब आप थे सर। अच्छा अंकित जी, मेरा ये था इशू, एक मैंने ना, मेरे क्लाइंट ने इंटर स्टेट जॉब वर्क करवानी है, तो जी, वो जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है। जी, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि एक नोटिफिकेशन आई थी शायद, जिसमें उन्होंने इंटर स्टेट सर्विसेज की कुछ वो कर दी थी कि 5 लाख तक इंटर स्टेट वो कर सकते हैं सर्विसेज। वैसे तो 20 लाख है, अगर वो हाँ विद इन जी, स्टेट हो तो वो तो 20 लाख तक बिना नंबर से भी काम कर सकते हैं। जी, उन्होंने वहां से कोई सप्लाई नहीं करनी उसके प्लेस से, वहां से जॉब करा के खुद को वापस अपने, वापस मंगाना है। मतलब दिल्ली से करवाना जॉब, वापस पंजाब में आना है, तो वो तो इनवर्ड का भी ईवेबल बना लेंगे, वो इशू नहीं है। पर उनका अगला क्वेश्चन था कि उस बंदे की क्या इशू पड़ेगा रजिस्ट्रेशन का। मेरे हिसाब से तो 5 लाख वाली लिमिट आई थी, मुझे वो नोटिफिकेशन, अगर आपको कोई आइडिया हो कोई ऐसा, जैसे पहले हैंडीक्राफ्ट वालों के लिए थी लिमिट, ऐसे उन्होंने कुछ सर्विसेज के लिए की थी वो शायद, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस या ऐसी कोई प्रोफेशनल सर्विस उसके लिए थी कि वो दरअसल मुझे में इस नोटिफिकेशन भी याद आपके नहीं आ वाले रही। केस में क्या है सर, वो जो सर्विस दे रहा है वो अपने बिजनेस प्लेस पे दे रहा है, अपने हाँ स्टेट जी, में दे रहा है, वो कोई हाँ जी। इंटर स्टेट उसकी कोई सर्विस नहीं है, तो नहीं उसकी सर वो, सर्विस इंटर स्टेट नहीं कहलाएगी ना। नहीं वो मैंने जो वर्क करा के वापस किया वो। आपको वापस लेके आना है। पंजाब की हाँ, पार्टी दिल्ली जा रही है, दिल्ली अपना सामान लेके गई या कोई हाँ भी जी, मशीनरी है उसकी वहां पे चली गई,
वहां से उसने जो वर्क किया वो अपने ब्याह पे खुद लेके आ रही है, तो उसकी जो सर्विस है वो इंटरस्टेट सर्विस में नहीं आएगी। उसने तो अपनी सर्विस सेम स्टेट में दी है, तो उसके लिए तो वो 20 लाख की जो लिमिट है वही रहेगी। जहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई रूल बन जाए हाँ तो जी, प्लेस ऑफ सप्लाई उसके लिए तो दिल्ली वो रहेगा उसके ना। हिसाब से दिल्ली नहीं, वो मैं रजिस्टर्ड हूँ ना, तो मेरा आप प्लेस ऑफ रजिस्ट सप्लाई आप मैं भले ही पंजाब रजिस्टर्ड अगर। हैं, लेकिन हाँ, सर्विस वाले केस में उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली ही रहेगी। तो सारे केसों में नहीं है ना, वो तो डेस्टिनेशन बेस्ड, जैसे होटल हो गए या इसके लिए तो है, बाकी के लिए तो वो शायद देखेगा नहीं। मेरे मतलब हिसाब इसी से नहीं होनी मेरे चाहिए। एक पॉइंट से ही वो रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ जाएगी ना, बाद में इशू पड़ जाएगा ना। ये इशू था, थोड़ी उसमें कंफ्यूजन थी, मैं क्या शायद आपके पास कोई आया हो कि या कोई और नोटिफिकेशन तो सदस्य याद इसमें हो तो। अपनी राय देना चाहें तो प्लीज। मेरे हिसाब से रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नहीं सर, वहां पे क्या है कि जो सर कह रहे हैं, तो आया था ये था 20 लाख रुपए तक के लिए आया था। इंटर स्टेट सप्लाई अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर करना चाह रहा है तो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। अब नोटिफिकेशन हमें पूरी तरह से देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आया था वो। सर 20 लाख तो जनरल ही है। 20 लाख तो 20 सर लाख तो इंट्रास्टेट की जनरल ही है। है। 20 लाख तो हम्म। इंटरस्टेट जनरल ही है। वो 5 लाख आई थी, वो देख लेते हैं फिर उसको, मैं क्या शायद हैंडी हो ना, कई बार मिलती नहीं। जी। ठीक है, थैंक यू। जी। कोई और सदस्य इसमें अपनी राय रखना चाहें? रुपिंदर सर देख लेंगे इसको, क्वेश्चन को, और नेक्स्ट वीक तक इसे रिजॉल्व किया नो जाए। इनसे लेना है अंकल जी, इनसे ये सवाल मुझे इनसे संयोग गुप्ता जी पूछे मेरठ से। संयोग गुप्ता जी जवाब दो आप। ठीक। संयोग जी, संयोग जी आवाज सुन रहे हो मेरी आप? जेके जैन जी बड़ो साहब, जेके जैन जी बड़ो वाले। अमित खंडेलवाल जी, अमित खंडेलवाल जी। हेलो जी सर। सर जवाब देंगे सवाल का पूछा है सर। सर मैं अपने काम में बिजी हो गया, पता नहीं चल पाया क्या सवाल था। ये बैठ के सीरियसली बैठ के पढ़ो अमित जी। ना ना, वो एक्चुअली मेरे सामने आ गए थे एक क्लाइंट। कंसंट्रेशन में डाइवर्ट करो अपने। अंकित जी पूछो सवाल, सवाल बता दिए। सर एक तो आवाज बिल्कुल बढ़िया नहीं आ रही, साफ बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, अब आपकी आवाज साफ आ रही है। बिल्कुल नहीं आ रही सर। अंकित जी, जी सर। जी सर। अंकित जी हाँ जी सर। हाँ जी। हेलो। दोबारा सवाल पूछ लीजिए। जी सर, पंजाब से हमने कोई मशीनरी सर्विस के लिए दिल्ली भेजी है। दिल्ली का जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अनरजिस्टर्ड है, और क्या वो हमें सर्विस दे सकता है पंजाब के लिए? तो पंजाब से दिल्ली सर्विस करने गई है, हाँ जी। और क्लाइंट कहाँ का सर? क्लाइंट पंजाब का है, सर्विस प्रोवाइडर दिल्ली का है, दिल्ली वाला अनरजिस्टर्ड है। हाँ तो सर मशीन पंजाब से जो दिल्ली की मशीन है ना, इसका ईमेल बन के दिल्ली चली जाएगी जॉब वर्क पे, और जी, वहां से फिर वो जॉब वर्क की इनवाइस क्रिएट करके भी वापस ईमेल के थ्रू फिर पंजाब आ जाएगी। लेकिन सर वो तो अनरजिस्टर्ड व्यापारी है ना, वो इनवॉइस कैसे क्रिएट करेगा? हाँ उस कंडीशन में नहीं हो पाएगी सर, अनरजिस्टर्ड की स्थिति में नहीं होने का। उसका रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है सर। हाँ अनरजिस्टर्ड की स्थिति में नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टेट चेंज हो गई ना सर। जी। सर यदि मैं अपना जो दिल्ली का सप्लायर जो कंपनी वाला है जिसकी मशीन है, यदि हाँ वही जी। आरटीएम के थ्रू जो बिल जनरेट कर दे सर्विस का पूरा, और वो नहीं सर, सर वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टेट अनदर स्टेट में ना अनरजिस्टर्ड पे इनवाइस जारी नहीं हो सकती ना। आईजीएसटी पे कर दे। नहीं सर हो सकती, क्योंकि हमने जो पंजाब जो दिल्ली का जो लोकल टैक्स है ना वो पेड नहीं हुआ ना। हमारी गलती जो थी ना हमारी। इंट्रा स्टेट सर अनरजिस्टर्ड परचेज नहीं हो सकती टैक्स से भी। सर्विस है सर, परचेज कुछ नहीं है सर, ओनली सर्विस का मैटर। ना ना, दोनों बात है सर, गुड्स और सर्विस में दिक्कत वही आएगी सर लीगलिटी, क्योंकि जो स्टेट का टैक्स है उसका इशू आएगा ना सर। क्या सर वो सर्विस ही नहीं कराएगा फिर इंट्रा स्टेट? हाँ सर बिल्कुल दिक्कत तो आएगी सर, जब तक वो इनवाइस जारी नहीं करेगा उसे दिक्कत आएगी। या फिर वो सर किसी रजिस्टर्ड डीलर को पकड़े, उसकी इनवाइस जारी करके फिर हो जाए। वो तो संभव ही नहीं है ना, वो तो फर्जी हो जाएगा सर। हाँ सर इस कंडीशन में नहीं हो पाएगी वो,
फिर रास्ते में दिक्कत हो जाएगी जी। थैंक यू सर। राकेश गर्ग सर कुछ कहना चाह रहे हैं सर। हाँ नमस्कार सर। बोलूं साहब, मैं बोलूं? जी सर, जी सर, जी। ऐसा है जी कि हेलो हेलो, सुने प्लीज, हाँ सुने। हेलो हेलो। जी सर, जी आवाज आ रही है सर। खास तौर से आप कह रहे हैं कि पंजाब का कोई भी व्यक्ति या कोई एसएससी डीलर अपनी मशीनरी को दिल्ली भेजता है, ले जाता है सर्विस कराने के लिए, रिपेयर कराने के लिए, यही क्वेश्चन है ना? जी सर, जी। तो देखिए, पंजाब वाला अपने ईवे बिल से, क्योंकि दूसरे स्टेट के लिए मूवमेंट हो रहा है, तो वहां अपना ईवे बिल जनरेट करेगा, ठीक है ना? जी सर, जी। और वो करेगा दिल्ली के लिए माल, रेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ द मशीनरी है जो भी जा रही है, ठीक है ना? ईवे बिल से माल दिल्ली पहुंच गया, वो रिपेयर करेगा, अनलिस्टेड है भले ही, कोई दिक्कत नहीं। वो हर एक कोई भी आएगा जा जाके जाने जाने के लिए रजिस्ट्रेशन थोड़ी लेगा, तो वो अपना बिल वहां का लोकल का देगा उसको। हम जाते हैं ना दूसरी जगह, रेस्टोरेंट होटल बुक कराते हैं, तो क्या वो रजिस्ट्रेशन लेता है तो हमें सर्विस देता है होटल वाला या कोई भी? लाइक वाइज वो दिल्ली वाला अपनी सप्लाई, चूंकि वो तो वहीं पे सर्विस दे रहा है, उसको मशीनरी हम लेके वहां पे गए हैं और रिपेयर कराई है हमने, वो अपना बिल देगा, बिल हमारे नाम से देगा, लेकिन सर्विस उसने वहीं दी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जितनी वैल्यू अगर वो एक्सीड करती है 50,000 से, अलॉन्ग विद रिपेयरिंग चार्ज, लौटते में मशीनरी की वैल्यू प्लस रिपेयरिंग की वैल्यू दोनों मिला के 50,000 से ज्यादा के हैं, तब ईवे बिल की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज ईवे बिल भी जरूरी, लौटते में ईवे बिल जरूरत है नहीं। तो ये तो बात कहना बिल्कुल हाइपोथेटिकल था, वो दूसरे के बिल से ले जाएगा या ये कर लेगा वो कर लेगा, ये लॉ की बात कर रहे हैं हम लोग, न कि उसकी एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं कोई, ठीक है ना? तो इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। और रोजाना ऐसा होता है, हम लोग मशीनरी दिल्ली ले जाते हैं रिपेयर कराने के लिए, वो दिल्ली वाला दिल्ली में बैठा हुआ है, लोकल है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है उस पर, ठीक है ना? हम ईवे बिल अपना ले जाएंगे, किसी भी वैल्यू का हो मशीनरी, ईवे बिल कंपलसरी है, आइदर 50,000 से एक्सीड करे या कम हो, दिल्ली में रिपेयर हो जाएगी, वो हमें अपनी मजदूरी का बिल वहीं पे हमें दे देगा। हम उस के आधार पे अपना ईवे बिल, अगर 50,000 जाता है वैल्यू अलॉन्ग विद रिपेयरिंग चार्ज, तब ईवे बिल जरूरत पड़ेगी, अगर हम वापस ले आएंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्रॉब्लम है, सब बताएं प्लीज। सर वो कह रहे हैं कि एज पर एक्ट उसको रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है, अगर अरे मेरी इंटरेस्टेड बात नहीं सर, अरे सर्विस क्यों की क्यों, सप्लाई है। कहाँ कहाँ लिखा है भाई, कहाँ लिखा है? मैं अभी गाड़ी अपनी लेके जा रहा हूँ दिल्ली में, गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, रजिस्ट्रेशन बोलेगा वहां पे, मैं भी वाई अनरजिस्टर्ड हूँ, मुझे सर्विस नहीं देगा, गाड़ी रिपेयर नहीं करेगा मेरी? ऐसी बात कर रहे हैं आप? किसने कह दिया कि रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है उसे गाड़ी रिपेयर कराने के लिए वहां पे? अरे मैं जाके किसी भी दूसरे स्टेट में जाके होटल में ठहरता हूँ, मुझे सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना? मैं रजिस्टर्ड भले ही हूँ, वहां पे मुझे सर्विस दी है उसने, मुझे आईटीसी नहीं मिलेगी वहां का, मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं खुद सर्विस सर इसमें रेसिडेंट हूँ। सर इसमें मशीन जाएगी पूरी की जो भी इसकी कॉस्ट होगी किसने किसने मैंने किया, किसने मैंने किया? मशीन नहीं जाएगी, ईमेल से जा रही है ना, मेरा ट्रांसफर इनवॉइस जा रहा है उसके साथ में, ठीक है ना? चालान जा रहा है, अनरजिस्टर्ड जो भी है सेल्फ का मैं लेके जा रहा हूँ साथ में, और 50,000 से ज्यादा है, कमती है, जो भी है मैंने ईमेल जनरेट किया है, भले ही कम है तो भी, ठीक ठीक है ना? और वहां मैंने रिपेयर कराई, अब वैल्यू रिपेयरिंग चार्ज प्लस मशीनरी की जो लॉट इधर से गई थी उसकी वैल्यू दोनों मिला के 50,000 से एक्सीड करते हैं, ईमेल फिर मैं जनरेट करूंगा उधर से आने का वापस का। सर इसे जो किसने कह दिया रजिस्ट्रेशन जरूरी है? कहाँ कानून कहाँ रोक रहा है हमें? सर जो वर्क है, मैं अकेली मशीन की नहीं, जी वो तो जी जी एग्जांपल लिया ना। मैं जी। एक मिनट मैं क्वेश्चन दोबारा से कर देता हूँ। सर जो वर्क ऐसा है कि हमने कपड़ा भेजना है, वहां से गारमेंट बन के आने हैं, ठीक है जी। दूसरा देखिए, एक तो ये अब पॉइंट, देखिए एक एक देखिए, एक मिनट। दोनों चीज अलग अलग हैं अभी। हाँ नहीं, देखिए वही अभी मैं कह बात रहा हो रही, देखिए हूँ। क्वेश्चन हमारे यहाँ पे था, प्लीज देखिए पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर उसी का लीजिए केवल। अभी बात आई कि मशीनरी जा रही है पंजाब से दिल्ली, और वो रिपेयर कराने के बाद में वापस लाना चाहते हैं, तो क्या वो रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी उनको, दिल्ली वाले को? या मैं दूसरे का बिल बना के ले जाऊंगा, दूसरे के इनवॉइस पे वो मुझे मजदूरी चार्ज करके दे देगा? बात ये हो रही थी अभी। तो मेरा मानना है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब अगर कोई गारमेंट्स का, रेडीमेड गारमेंट्स वाला है, तो उसका क्वेश्चन पूरा रखिए और फिर उसका जवाब मिलेगा मैं आपको। जो मेरे मेरे कहने का मतलब, चाहे जो वर्क
बेसिकली जॉब वर्क ही हो गया ना, चाहे मशीनरी रिपेयर जाए, क्योंकि ई वे बिल में तो हाँ, इंटरस्टेट की लिमिट 0 रुपए पर है। देखिए तो देखिए वो जॉब चार्जेस एक अलग चीज है। जॉब चार्जेस के लिए वहां पे मेरा जो जॉब वर्कर है उसको मुझे ध्यान में लाना है, वो भी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड दोनों होगा या क्या होगा बात की बात है, ठीक है ना। वो बिल्कुल जॉब वर्कर है, मैं प्रिंसिपल हूँ, बात अलग हो गई, बिल्कुल डिफरेंट है। वो इशू मशीन यही की है कि वो जो जॉब वर्कर है वो अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो अनरजिस्टर्ड हम डीलर, ठीक है। हमें ई वे बिल बनाने में कोई मुश्किल नहीं है। ई वे बिल हम इनवर्ड का भी बना लेंगे, आउटवर्ड का भी बना लेंगे। जी 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 ठीक जी है जी, क्योंकि वो तो 0 पर ही है ना, इंटरस्टेट में ई वे की कोई लिमिट नहीं है, 0 जी, पर है। बिल्कुल 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 सही है। ठीक है जी। तो इशू आ गया कि जो जॉब वर्कर है वो कहता है कि अब आप ही बताओ कि मुझे रजिस्ट्रेशन की जरूरत है कि नहीं है इंटरस्टेट के लिए। उसकी नहीं, 20 लाख की लिमिट एक्सीड होगी। जो मैंने सर्विसेज वाली आप तो आप मैंने कोई, आप आप जॉब वर्कर की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं? वो जॉब वर्कर वाला इशू साथ ही है ना इसमें, जॉब वर्कर की नहीं, रजिस्ट्रेशन की। जॉब वर्कर का जहां तक सवाल है, वो माल खरीद बेच नहीं रहा आपको, वो सर्विस दे रहा है ना। सर्विस हम्म प्रोवाइडर के लिए अगर उसकी लिमिट एक्सीड करती है हम्म हम्म। तब जरूरत पड़ेगी। सर्विस वहां दे रहा है आपको, नहीं ना कि यहाँ पे दे रहा है। सर, सर्विस प्रोवाइडर वाला एक इशू जो मेरे ध्यान में है कि इंटर से सर्विसेज के लिए ना कुछ के लिए कोई नोटिफिकेशन आई थी जिसमें उन्होंने 5 लाख लिमिट कर दी थी, कि उनको एग्जाम्पशन दे दी कि 5 लाख तक आप कर सकते हो इंटरस्टेट के लिए। मुझे वो नोटिफिकेशन अभी इमीडिएट याद नहीं है, मिल नहीं रही। मैंने यही अंकित जी सवाल से इन्होंने पूछा था मेरे से कुछ नहीं है। कि कोई वो भी 20 लाख है कि 5 लाख ही रहेगी। कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, उसकी लिमिट एक्सीड करती है तो लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। रही बात ये है मेरी कि मैं मुझसे मुझ चार्ज करेगा मुझे क्या कैसे, तो वो अकॉर्डिंगली मैं उसको, भाई जॉब वर्कर जान रही है तो भाई मुझे उसका पेमेंट करना है, चार्ज करेगा, आईटीसी मुझे मिलेगी। और यहाँ रजिस्टर्ड होगा तब, अदरवाइज मुझसे चार्ज ही नहीं कर सकता, वो कोई मतलब ही नहीं है। मैं केवल सर्विस ले रहा हूँ उससे, ठीक है ठीक सर, है ना। ठीक कोई है, रोक ना, कोई 5 लाख की ऐसी बात समझ में आई कभी? नहीं नहीं, वो नोटिफिकेशन तो थी पर मेरे अभी अभी संज्ञान में नहीं है, नहीं तो मैं हमारे अभी ध्यान लिख। नहीं सर, ठीक है पता सर, ठीक है जी, थैंक यू। नहीं। ओके। अंकित सर, सर आ चुके हैं, आज के हमारे मुख्य वक्ता साहब पधार चुके जी हैं, पंकज जी मिश्रा सर, साहब। बाकी क्वेरी सर टॉपिक वहीं रोकें। क्वेरी सेशन में रखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने सब माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए। आज के हमारे मुख्य वक्ता साहब श्री पंकज मिश्रा जी पधार चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सर के परिचय के लिए सत्येंद्र जैन ललितपुर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर का पहले परिचय दे दें सबको, क्योंकि बहुत सारे काल लोग नए हैं जिन्होंने सर को सुना नहीं पहले, तो सर के बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो। सत्येंद्र जैन जी। जी सर, थैंक यू सर। मैं सत्येंजन एडवोकेट ललितपुर से, और आप सभी का और हमारे स्पीकर महोदय श्री पंकज सर का, जो कि दिल्ली से हैं, उपकास की ओर से, जिला टैक्स बार एसोसिएशन नर्मदापुरम हरदा की ओर से एवं टैक्स बार एसोसिएशन छतरपुर मध्य प्रदेश की ओर से आयोजित 227वीं उपकास वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं सर का। और आज के हमारे स्पीकर महोदय श्री पंकज मिश्रा जी का परिचय देने के लिए मुझे मौका मिला है, तो मैं आपको उनके बारे में परिचय दे दूं। सर पंकज मिश्रा सर ने FCA, FAFD, MCOM, BCOM की डिग्रियां हासिल की हुई हैं। साथ आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फेलो मेंबरशिप हैं। इससे बड़ी बात यह है कि सर को ICAI की तरफ से डायरेक्ट टैक्स कमेटी में विशेष आमंत्रित अतिथि सदस्य भी हैं। और सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन में प्रैक्टिस बखूबी कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। और इसके अलावा भी सर का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है। मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि सर अंतरराष्ट्रीय टैक्स मैनेजमेंट, व्यवसाय संरचना, विदेशी मुद्रा कानून सहित विदेश व्यापार नीति से संबंधित जटिल टैक्सेशन मैटर्स को हैंडल करते हैं। बड़े अच्छे इनके अनुभव हैं इस बारे में। और ये इस तरीके की जो भी टैक्स मैटर्स जो इंटरनेशनल लेवल्स पे हैं, उनको इनका अनुभव बहुत अच्छा है इसमें। इसके अलावा भी सर आयकर अधिकारियों के साथ जो कार्रवाइयां संचालित हो रही हैं, व्यवसायिक अधिग्रहण, राजनीतिक व्यवसाय प्रबंधन और विभिन्न ज्वाइंट वेंचर्स के बीच में जो सुविधाजनक तरीके से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय निकायों के उद्यम स्थापित करने के लिए जो भी है, तो उसके लिए भी सर की एक्सरसाइज जो है, उनका मैनेजमेंट या उनका सहयोग जो तालमेल है, वो बहुत
अच्छा है और इसमें उनका बहुत अनुभव है। इसके साथ में अगर कहूँ तो ड्यू के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें सर जो है डेलीगेंस एंड टेक्निकल विजिबिलिटी एवलुएशन ऑफ कंपनीज के बारे में सर को मास्टर हासिल है और आज हमारे बीच में है। मैं उनका स्वागत करता हूँ सीए पंकज मिश्रा सर का, जो आज हमें इनकम टैक्स के टीडीएस से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनके क्रिटिकल इश्यूज हैं, उनके बारे में फोकस करेंगे। तो मैं सर उनका वेलकम करता हूँ और मैं चाहूंगा कि वो अपना उद्बोधन शुरू करें। थैंक यू सर। सर वेलकम सर। सर आपका माइक्रोफोन बंद है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ठीक है? जी सर आ गया। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद सत्येंद्र जी, आपने इंट्रोडक्शन दिया मेरा, और रेस्ट जितने मेंबर हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज का जो मेरा टॉपिक है उसको स्क्रीन शेयर करना होगा ना? सर स्क्रीन शेयर है। सर शेयर हुआ क्या? जी सर अभी आ रही है सर, आ गई सर। सर आज का टॉपिक पहले डिस्कस करते हैं, क्या है हमारा टीडीएस सर, क्रिटिकल इश्यूज इन टीडीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। टीडीएस जितना आसान लगता है सुनने में कि टीडीएस है, ये उतना ही टीडीएस भी है। टीडीएस संक्षेप में लिखा हुआ है, इसकी पूरी दिस इज कॉल्ड टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। एक्चुअली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कौन काटता है, किसकी जिम्मेवारी है, अगर नहीं काटे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लेट काटने पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, काट लिया बट टैक्स जमा नहीं करवाया उसकी क्या प्रावधान है, फिर क्या पेनल्टी लगेगी, प्रोसीडिंग्स में कहाँ जाएंगे, और कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो टैक्स में के अनसुलझे सवाल हैं जिन पे हम डिस्कस करेंगे, जो एक्चुअली में those issues were became a critical issues as of now। तो सर सबसे पहला हमें पता है कि जो स्कीम ऑफ टैक्सेशन है इंटायर इनकम टैक्स का, वो क्या है। स्कीम ऑफ टैक्सेशन किस चीज की बात करता है? सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स है एक, जो चार्ज ऑफ इनकम टैक्स के बारे में बात करता है, जो कहता है कि वेयर एनी सेंट्रल टैक्स इनैक्ट्स that income tax shall be charged for any assessment year at any rate or rates of the income tax, or those rates shall be charged for that year in accordance with and subject to the provision। ये बात करता है कि जी हम तो इनकम टैक्स shall be charged for any assessment year का ये बात करता है। सर ये इनकम टैक्स और टीडीएस का क्या कनेक्शन है एक दूसरे से? अब वो कह रहे हैं जी चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपको टीडीएस के बारे में। तो वो टीडीएस के लिए भी ये चीज कह रहे हैं। सेक्शन 4 में सब क्लॉज 2 अगर हम देखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर सब सेक्शन 1 इनकम टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट सोर्स और पेड इन एडवांस वेयर इट इज सो डिडक्टेबल और पेएबल अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। कहने का मतलब ये सीधा सीधा सेक्शन 4 से इसकी एप्लीकेबिलिटी स्टैंड होती है कि जी क्यों क्या करना है, इनकम टैक्स कलेक्ट करना है और इनकम टैक्स डिडक्ट करना है। कहाँ से डिडक्ट करना है जी? इनकम से डिडक्ट करना है। वो क्या बोल रहे हैं कि भाई कोई भी इनकम शैल बी चार्ज फॉर एनी असेसमेंट ईयर, द टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड एट द रेट और रेट स्पेसिफाइड एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। ये बात ये कर रहे हैं। फिर जरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करें कि सर ये क्या मतलब टैक्स लेविड और टैक्स कलेक्शन के बारे में आर्टिकल सेक्शन 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये दो चीजें बोलता है कि नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो सेक्शन 4 इज दैट सेक्शन विच इज ऑथराइजिंग द इनकम टैक्स एक्ट कि जी आपको इनकम टैक्स कलेक्ट करना है तो सेक्शन रूल आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच एम्पावर द इनकम टैक्स एक्ट कि आपको एज पर सेक्शन 4 दिस इज अप्लाइड। सर एक
अभी नया एक इशू है, जितने लोगों का पैन और आधार आपस में लिंक नहीं है और जिनका पैन इनऑपरेटिव हो गया हुआ है, इन दैट सर्कमस्टांसेस अभी एक नया सीबीडीटी सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 6/2024, 6/2024, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली अवेयर अबाउट ऑफ दिस सर्कुलर? कितने लोगों को पता है कि ये सर्कुलर आया हुआ है? जी सर, पता हुआ है। और ऑडियंस में लगभग 43-45 लोग हैं अभी। यस सर, वी नो। आया था सर, पता है सर वी हर्ड। पता है सर, तो ये भी पता होगा कि सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है जनरली इसमें? सर 31 मई तक जो पिछले साल के हैं उसको 31 मई तक का एग्जम्पशन दे दिया। जिन्होंने 31 माह तक पैन लिंक नहीं किया, हमें टीडीएस काट लिया था, वो 20% का हायर रेट वाला आया था, नोटिस आए थे। और वो अच्छा 31 मई तक वो करवा लेते हैं तो उनको रिलीफ मिल जाएगा। वो डिमांड जो टीडीएस ने निकाली, सीपीसी टीडीएस ने, वो डिलीट हो जाएगी, तो रेट्रोस्पेक्टिव डिलीट हो जाएगी। ये अच्छा, इशू है। ये बात कर रहे हैं। इसी इसी पर्टिकुलर सर्कुलर को देखते हैं एक बार। सीबीडीटी का सर्कुलर है 6/2024, जो ये क्या बोलता है और इसे प्रॉब्लम क्या हुई थी, इसको जरा देखते हैं। क्या प्रॉब्लम थी, किस वजह से ये सर्कुलर आया है, रीजन क्या है इसके आने का। इन्होंने सर्कुलर में ये बात लिखी हुई है कि इट्स द सीबीडीटी एमिंग टू एड्रेस ग्रेवियांसेस, क्योंकि जितने डिडक्टर थे और कलेक्टर थे हु कलेक्टेड टीडीएस और टीसीएस एट ए नॉर्मल रेट, उनकी कोई गलती तो थी नहीं। भाई अगर किसी का पैन ऑपरेटिव नहीं है और मुझे टीडीएस काटना है और मैंने उसका नॉर्मल रेट पे टीडीएस काट लिया है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो मेरी क्या कोई गलती है क्या उसमें? मेरी तो आज सच कोई गलती नहीं है। हाउएवर, उसी गलती पे बड़े सारे डिडक्टर और कलेक्टर ने ग्रेवियांसेस डाले सीबीडीटी में कि सर हमारे को रिलीफ दीजिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी टीडीएस नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स पे काट रखा है। अब हमारे पास डिपार्टमेंट के नोटिसेस आ रहे हैं, डिमांड नोटिसेस आ रहे हैं बाय वर्च्यू ऑफ 200A कि सर आपको हायर रेट ऑफ टैक्स पे टीडीएस काटना था। तो वो ये रिलीफ वहां पे प्रोवाइड किया उन्होंने। क्या कहा इन्होंने वो देखते हैं। एमिंग टू एड्रेस द ग्रेवियांसेस ऑफ द डिडक्टर कलेक्टर हु कलेक्टेड टीडीएस एट द नॉर्मल रेट बट वे रिक्वायर्ड टू डिडक्ट कलेक्ट एट हायर रेट ड्यू टू द डिडक्टिव पैन वाज इनऑपरेटिव। जो डिडक्टिव पैन था दैट वाज नॉट ऑपरेटिव एंड अकॉर्डिंगली इट्स बिकेम इनऑपरेटिव। Further, this circular prevent treating such TDS deductor, TCS collector as in default for short deduction, if any, by 31st of March 2024, or the deductive PAN is linked to the Aadhaar, rendering it operative for transaction until 31st of March 2024. सर एक सेकंड के लिए मैं पॉज करूंगा, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा था। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी सर, आ रही है। आ रही है, आवाज आ रही है, ओके जी। अच्छा सर, अब देखिए इसमें क्या है, क्या बोला इस सर्कुलर ने जनरली कि आपका 31 मई 2024 तक आपको अपना पैन लिंक करना है। कौन से ट्रांजेक्शन के लिए लिंक करना है? जो ट्रांजेक्शन 31 मार्च 2024 तक है। मतलब अगर 31 मार्च 2024 तक अगर कोई ट्रांजेक्शन आपका इनकर हुआ है और बिकॉज ऑफ दैट ट्रांजेक्शन आपने उसका लेस टीडीएस काटा है, तो इन दैट सर्कमस्टांसेस आपको अपना पैन 31 मई 2024 तक लिंक करना है। और वो लिंक हो जाता है तो आपके ऊपर जो डिमांड, जो इंटीमेशन आया हुआ है जिसमें डिमांड नोटिस है, वो चीज आपको उसका रिलीफ मिल जाएगा। तो फर्दर इन्होंने बोला कॉन्सिक्वेंटली नो लाइबिलिटी अराइजेस फॉर द डिडक्टर कलेक्टर
to deduct collect tax under section 206 double A or 206 double C at higher rate due to PAN in operational ability, and they need not to pay the differences. Many notices have been issued to the deductor for the shortfalls in tax deducting because the deductive PAN was found inoperative. This was very much clear, sir. यहाँ पे क्या हुआ था? इसके कॉन्सिक्वेंसेस में सर अब 2-3 क्वेश्चन अराइज होते हैं कि फर्दर उन लोगों का क्या जिनके पास में इंटीमेशन आ गया था कि सर आपका डिमांड नोटिस आया हुआ है और लोगों ने उसका टैक्स जमा करा दिया, क्या उसको रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? जिनके पास में रिटर्न प्रोसेस का इंटीमेशन आ गया कि जी आपका रिटर्न प्रोसेस हो गया है, आपके ऊपर हायर रेट ऑफ टैक्स काटना था और उसके बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने हायर रेट ऑफ टैक्स लगा करके आपको डिमांड नोटिस भेज दिया कि आपको इतने अमाउंट का टैक्स पे करना है, क्या वो जो टैक्स हमने एक्सेस पे करा हुआ है उसका कुछ बेनिफिट अपने को मिलेगा इस पर्टिकुलर सर्कुलर के बेसिस पे? शर्मा जी, जी सर। सर पार्टिसिपेंट कहीं चले गए क्या सारे? नहीं से बैठे हैं, पार्टिसिपेंट सब बैठे हैं जी। बड़ा मैं वही देख रहा हूँ, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा वहां से। सर चाय वाय पिलाओ सबको। नहीं, it's a really very relevant question for we all professional, even for the taxpayer as well. नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था, आई वांट दिस सेशन टू बी मोर इंटरेक्टिव, राइट? मैं चाह रहा हूँ कि वी इंटायर ऑडियंस शुड हैव देयर ओन इंटरेक्शन एंड दे शुड ट्राई टू मेक अ इंटरेक्टिव सेशन, क्योंकि मैं अपना 2 सेशन छोड़ के ये सेशन ले रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा कि आप सबों का अच्छा पार्टिसिपेशन हो। सर हाँ नहीं सर, पार्टिसिपेशन होगा सर अभी थोड़ा सा। ठीक है, तो विश्वनाथ मिश्रा जी जवाब दो आप। अब मेरा क्वेश्चन रिपीट करने के लिए मैंने लिखा सर। सर ये जो इशू है प्रोफेशनल एज वेल एज सभी इंडिविजुअल के लिए रिलेवेंट है। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दें, थोड़ा सा मैं ऑपरेटिंग एज वेल इंडिविजुअल। आप देखो ना, क्या इंडिविजुअल पे नहीं, ये एक्चुअली किसके लिए बात कर रहे हैं? जो पर्सन हु इज एक्चुअली लायबल टू डिडक्ट टीडीएस और लायबल टू डिडक्ट टीसीएस, कलेक्ट टीसीएस, ये उनके ऊपर बात कर रहे हैं कि जी अगर ये सर्कुलर आया है, इस सर्कुलर से अपने को बेनिफिट उठाना है तो हम कैसे बेनिफिट उठाएंगे? जी मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी ने रिटर्न अपना फाइल करा और जो डिडक्टी था उसका पैन ऑपरेटिव नहीं था जिस टाइम पे रिटर्न फाइल किया था उस टाइम पे, राइट? और जो डिडक्टी है, जो डिडक्टर है, उसको पता नहीं है कि उसका पैन इनऑपरेटिव है जी। उसने रिटर्न फाइल किया, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स पे टीडीएस काटा उसने, बाद में जब उसका रिटर्न प्रोसेस हुआ तो उसको डिमांड आ गया सेक्शन 156 में कि जी आपको इतना अमाउंट पे करना है। तो क्या इस सर्कुलर के बेसिस पे उसको उस डिमांड का कुछ बेनिफिट मिलेगा? जी मिलेगा सर। कैसे मिलेगा सर? सर अभी पोर्टल इसको क्योंकि वो तो अपडेट टैक्स ऑलरेडी जमा करा चुका है। सर मैं बता रहा हूँ, 2% उसने, तो मान लीजिए किसी कॉन्ट्रैक्टर का 2% काटा है, हाँ। या किसी एम्प्लॉय का रेगुलर स्लैब पे काटा है, हाँ। तो अभी सर जो है ये 31 मई तक के लिए आया हुआ है, तो 31 मई के बाद ये पोर्टल अपडेट करेंगे डिपार्टमेंट वाले। हाँ। और इसीलिए अभी नहीं किए हैं कि सब लोग अपना अगर वो लिंक करा लेते हैं जी, 31 मई तक लिंक हो जाएगा तो पोर्टल ये अपडेशन आएगा और पुरानी डिमांडें सबकी खत्म हो जाएंगी जो आधार पैन लिंक बेसिस पे है। आधार पैन लिंक जो है अगर 31 मई तक हो गया तो उनकी डिमांड जो है वो प्रोवाइड हो जाएगी। सर ये तो आप आगे की बात कर रहे हो, मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ जिन्होंने डिमांड नोटिस आया और उन्होंने उसके अगेंस्ट में टैक्स पे कर दिया, जमा करा दिया, टैक्स पे कर दिया। हाँ उन्होंने टैक्स पे कर दिया। मान लो डिमांड आया ना, 2% पे टीडीएस काटा आपने,
जी जी का पैन इन ऑपरेटिव था तो हाँ 206AA 206CC में 20% काटना पड़ा। तो जो जी जी 18% का डिफरेंस था उस जी 18% का डिमांड निकाल के उन्होंने भेज दिया जी और एसएससी ने डिडक्टर ने वो भी 18% जमा करा दिया। सर उस केस में ऐसा होना है कि वो 20% पे उसको फिर से रिवाइज फाइल कर दें, जैसे उसको जो पैसा क्रेडिट, जो डिमांड का क्रेडिट हुआ है वो उसको पार्टी को मिले, क्योंकि उस पैसे को या तो फिर अगर यूटिलाइज, अगर रिटर्न नहीं फाइल किया रिवाइज, तो उस पैसे को रिवाइज किसी में यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए अब इसको देखते हैं आगे। द सेम क्वेरी, बहुत सारी क्वेरीज हैं इस तरीके की कि अगर ऐसा हो गया, नहीं हुआ, डेट चेंज हो गया था, तो बहुत सारी चीजें इसमें निकल के आएंगी। इसमें सर एक चीज सर्कुलर में नहीं कंफर्म हो पाया है कि सैलरी के केस में और नॉन सैलरी के केस में क्या दोनों स्थितियों में अगर लिंक करा लेते हैं 31 मई तक जी तो उनको जो है छूट मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? सर देखो, ये 31 मार्च 2024 तक के ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। हाँ मतलब फोर्थ क्वार्टर राइट, का जो फाइलिंग है, हाँ फोर्थ क्वार्टर फोर्थ के लिए क्वार्टर करेंगे। फोर्थ जी क्वार्टर हो या इंटायर ईयर में किसी का डिमांड आया हो बिकॉज ऑफ हाँ दिस, जी राइट, जी जी उनको 31 मार्च 2024 तक के ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं कि अगर आपका पैन 31 मई 2024 तक जाके लिंक हो जाता है, जी जी ऑपरेटिव हो जाता है, तो जी यू विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन एसएससी इन डिफॉल्ट। जी जो ये बात आगे कह रहे हैं यहाँ पे, जी जी राइट, कि वो आपको एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे और आपका पैन जो है दैट विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स हैज टू बी अप्लाइड। देखिए क्या कह रहे हैं ये। With a view to addressing the grievances faced by the such deductor collector, the board, in partial modification in continuation of the circular number 3/2023, hereby specify that for the transaction entered into 31st March 2024 and in case where the PAN became operative as a result of linkage with Aadhaar on or before 31st May 2024, there shall be no liability on deductor and collector to deduct the tax under section 206AA and 206CC as the case may be। सर अब 206AA 206CC ये वो सेक्शन है जो हायर रेट ऑफ टैक्स पे टैक्स काटने की बात कर रहे हैं, ठीक है सर। फर्दर द डिडक्शन कलेक्शन एज मैंडेटेड इन अदर प्रोविजन ऑफ चैप्टर 17B और 17BB ऑफ द एक्ट शैल बी एप्लीकेबल। कहने का मतलब ये है कि जो टैक्स रेट आपका नॉर्मली जो एप्लीकेबल है, राइट, उस वो वाला रेट आपको एप्लीकेबल होगा। जो 206AA 206CC की जो बात वो कर रहे हैं वो दोनों टैक्स एप्लीकेबल नहीं होंगे, यानी कि हायर रेट ऑफ टैक्स पे आपका टीडीएस नहीं कटेगा, ये प्रोविजन। अब सर अगला क्वेश्चन, अगर 31/5/2024 तक आपका पैन लिंक नहीं होता, यानी कि योर पैन विल स्टिल inoperative after 31st May 2024, in that circumstances क्या होगा सर? 206AA 2/206CC दोनों एप्लीकेबल हो जाएंगे सर। दोनों एप्लीकेबल होंगे, बिल्कुल सही कहा सर आपने। इन दोनों में हायर रेट ऑफ टैक्स यानी कि उस पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा था पहले कि अगर हायर रेट ऑफ टैक्स पे टैक्स काट दिया और डिमांड जमा भी कर दिया बाय वर्च्यू ऑफ द नोटिफिकेशन, उसके लिए अपने को क्या करना है? एक अप्लाई करना पड़ेगा सर। एक प्रावधान है सेक्शन 154 का, जी राइट, वो रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक की बात करता है, राइट। अब बाय वर्च्यू ऑफ दिस सर्कुलर जितने भी डिमांड नोटिसेस आए हुए हैं वो डिमांड नोटिस वो वाले नोटिस हो जाएंगे जो नोटिस हैविंग द मिस्टेक विच वुड बी कॉल्ड द मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, हो जाएगा वो मिस्टेक जी बाय वर्च्यू ऑफ दिस सर्कुलर। सर ऑर्डर में कहाँ हुई? ऑर्डर तो नलीफाई हो गया ना सर। सर ऑर्डर अभी तो पुराना है ही ना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। पुराना जब सर ये सर्कुलर आ गया तो वो ऑर्डर नलीफाई नहीं हो गया जब मेरे को टाइम एक्सटेंशन मिल गया 31 मई तक का। सर तो ऑर्डर जमा कर दी इन द कंप्लायंस ऑफ दैट ऑर्डर। हाँ, अपने आप नहीं होता ना सर, तो 154 थोड़ी नहीं सर। मेरा ये क्वेश्चन है सर कि जब डिपार्टमेंट ने डिमांड क्रिएट करी उस चीज को, हायर रेट ऑफ टैक्स की करी, सीबीडीटी ने मुझे एक्सटेंड करके टाइम दे दी 31 मई तक का, ड्यूरिंग विच मैंने लिंकेज करा दिया, तो जो डिमांड डिपार्टमेंट की तरफ से रेज हुई तो ऑटोमेटिकली डिफेंड देंगे ना रेक्टिफिकेशन। डिपार्टमेंट ऑर्डर में कहाँ रहा?
सर डिपार्टमेंट को कैसे पता लगेगा कि जो आपकी डिडक्टिव का पैन इनऑपरेटिव था वो ऑपरेटिव हो गया? हाउ डिपार्टमेंट विल कम टू नो और अंडरस्टैंड दिस? इसके लिए तो हमें उन्हें इंटीमेट करना पड़ेगा ना सर। जिस जिस तरीके से उन्होंने निकाल के डिमांड भी तो उन्होंने ही निकाली ना, सर 18% उन्होंने डिमांड कब निकाली है? जब आपने रिटर्न भरा है। जी, जब आपने रिटर्न भरा है तभी उनको पता लगा कि आपके डिडक्टिव का पैन जो है वो लिंक नहीं है, करेक्ट, और आपके डिडक्टिव का पैन इनऑपरेटिव है। तो जब तक वो एक्टिविटी तभी होगी जब हम सेक्शन 199 में रिटर्न आप डालोगे, राइट, और रिटर्न डालने के बाद में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, डिडक्टिव का पैन ऑपरेटिव है या नहीं है, तभी पता चलेगा। आप समझ गए आप? और सिमिलरली क्या होगा, सपोज करो आपने टैक्स हायर रेट पे जमा कर दिया हुआ है, अब सर्कुलर आ गया, पैसा ज्यादा पड़ा हुआ है, अब उसको क्या करना है? अब उसका ना रेक्टिफिकेशन कराना है सेक्शन 154 में, राइट। 154(1) क्या कहता है? विद अ व्यू टू रेक्टिफाइंग एनी मिस्टेक apparent from the record, any income tax authority referred under section 116 may amend any order passed by it under the provision of this act। और देखिए इंटीमेशन की भी बात ये कर रहे हैं, amend any intimation or deduct deemed intimation under subsection 1 of section 143। उसके बाद 200A सबसेक्शन 1 की भी बात कर रहे हैं। सर जब टीडीएस का रिटर्न प्रोसेस होता है तो किस सेक्शन में इंटीमेशन आता है? इसी सेक्शन में 200 कैपिटल A1 में आता है। उसकी बात भी कर रहे हैं कि अमेंड एनी इंटीमेशन और अमेंड एनी इंटीमेशन अंडर सेक्शन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 206 CB। ये पर्टिकुलर दो सेक्शन है। इन दो सेक्शन में अपने को टीसीएस और टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी फॉल होती है और हमारा इंटीमेशन यहाँ पे अमेंड होगा एज पर सेक्शन 154 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। और अगर आपका टैक्स ज्यादा जमा किया और बाय वर्च्यू ऑफ दिस आपका पैन लिंक है तो आप अपने रिटर्न को रिवाइज भी कर सकते हैं, राइट। रिटर्न रिवाइज करके जो चालान आपने जमा किया हुआ है उस चालान में से उतना ही क्रेडिट दीजिए जितना क्रेडिट उसका एक्चुअल बनता है। बाकी का रिमेनिंग क्रेडिट आपके चालान में अनकंज्यूम्ड स्टैंड हो जाएगा। फिर उस अनकंज्यूम्ड अमाउंट को आप फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं अपने टैक्स को सेटल करने में। ये भी एक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सर ये टोटल जो नया सर्कुलर आया है 206 सर्कुलर 6/2024 इसके बारे में हमने चर्चा किया। तो इसको सर 31 मई 2024 तक कोशिश करें कि जिनके भी पैन इनऑपरेटिव हैं सबका पैन ऑपरेटिव बना लिया जाए, राइट सर। नाउ कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज डिडक्शन और कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। क्या किस लैंग्वेज पे है और ये क्या कहता है? देखिए क्योंकि टीडीएस तो हम कर रहे हैं लेकिन सेक्शन 190 इसके बारे में क्या बोलता है और कब हमें टैक्स की डिडक्शन के बारे में बात कर रहा है। सेक्शन 190 सबसेक्शन 1 की बात कर रहे हैं। नॉटविथस्टैंडिंग दैट द रेगुलर असेसमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनकम टू बी मेड। सर ये कह रहे हैं कि जी हम आपको उस चीज से कोई मतलब नहीं है जिसमें रेगुलर स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड। अगले इन लेटर असेसमेंट ईयर द टैक्स ऑन इनकम शैल बी पेएबल बाय डिडक्शन और कलेक्शन। ये दो चीजें यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई बाय डिडक्शन और बाय कलेक्शन एट द सोर्स और बाय एडवांस पेमेंट और बाय द पेमेंट अंडर सेक्शन। ये अपने को ये पे करने की बात कर रहे हैं सेक्शन 190 में कि सर टीडीएस डिडक्शन का रेगुलर असेसमेंट से कोई लेना देना नहीं है कि मेरा असेसमेंट होगा तब मैं टीडीएस काटूंगा, इसका इससे कोई रिलेवेंस नहीं होता। जो सेक्शन 190 क्लियरली कहता है कि द टैक्स ऑन इनकम शैल बी पेएबल बाय डिडक्शन और कलेक्शन एट सोर्स और बाय एडवांस पेमेंट और बाय दी पेमेंट अंडर सेक्शन 192 और सेक्शन 1A एज द केस में बी इन अकॉर्डेंस विद दिस चैप्टर। और दूसरा क्लॉज क्या कह रहा है? नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रेजुडाइज द चार्ज ऑफ टैक्स ऑन सच इनकम अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4। जो मैंने 4 पहले बात करी आपसे, जो ये कह रहे हैं सेक्शन 4, वही यहाँ पे भी ये मेंशन कर रहे हैं। 4 क्या कह रहा है? इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर सबसेक्शन 1 इनकम टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट सोर्स और पेड इन एडवांस वेयर इट इज सो डिडक्टेबल और पेएबल अंडर द एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट।
तो सेम चीज सेक्शन 190 में यहाँ पे ये कह रहे हैं, नथिंग इन दिस सेक्शन शेल प्रिजुडाइज द चार्ज। मतलब इस सेक्शन की बात ये है, जो चार्जेबिलिटी है सेक्शन 4 में डिडक्शन वाली बात, जो आपको डिडक्ट करके इनकम टैक्स चार्ज करना है, उसको 190 कोई ओवररूल नहीं कर रहा। दे वर क्लियरली सेइंग द चार्ज ऑफ टैक्स ऑन सच इनकम अंडर प्रोविजन ऑफ दिस सब सेक्शन 4 विल रिमेन एज इट इज। डायरेक्ट पेमेंट बाय द एसएससी, दैट इज एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सर आपको पता है कि टैक्स कैसे कलेक्ट करते हैं? गवर्नमेंट का टैक्स कैसे कलेक्ट होता है? व्हाट ऑल आर द मोड थ्रू विच द टैक्स इज बीइंग कलेक्टेड? Sir, can I get the answer? My one question, what all are those modes through which the tax is collected by the government department? Madam, Meerut. Sir, it is collected by through TDS. First mode is that. In case it is not, then concerned party has to deposit directly a concerned SSC. Yes, sir. Yes, same thing. The tax, the way how the tax is collected is, there is two way. One direct collection and second one is indirect collection, right? The tax deducted is called a indirect collection, right? क्योंकि और डायरेक्ट कलेक्शन में जब एसएससी अपना खुद एडवांस टैक्स जमा कराता है और अपना खुद सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करता है, that is called the direct collection, right? TDS and TCS is called the indirect collection of tax. जैसे ये कह रहा है collection and recovery of tax, deduction of tax on the specified payment at the specified rate, deposit tax within the time prescribed, file statement of TDS, issue certificate, processing of TDS and consequences of non-compliances. सर TDS की ये स्कीम ऑफ चैप्टर है पूरा, इस स्कीम से हमें पूरा आगे देखना है। जो अभी सेक्शन 4 ये मैंने देखा, ओवरऑल ये स्कीम से हम डिस्कस करेंगे इसमें आगे फर्दर। 190 मैंने बताया आपको कि 190 इज इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि भाई TDS किस पोजीशन में काटना है। डायरेक्ट पेमेंट बाय द एसएससी, एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स, दिस इज द डायरेक्ट पेमेंट जो मैंने आपसे अभी चर्चा किया कि व्हाट ऑल आर द मोड थ्रू विच द टैक्स इज बीइंग कलेक्टेड, उसकी बात कर रहे हैं वो सेक्शन 191। इन केस ऑफ द इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ विच प्रोविजन इज नॉट मेड अंडर दिस चैप्टर फॉर डिडक्टिंग इनकम टैक्स एट द टाइम ऑफ पेमेंट, and in case where the income tax has not been deducted in accordance with the provision of tax, income tax shall be payable by the SSC directly. ये बात ये क्लियर कह रहे हैं कि भाई जिसका टैक्स नहीं कटा है, जिसका TDS कहीं से नहीं कटा है और उसको अपना पेमेंट करना है, टैक्स लाइबिलिटी डिस्चार्ज करना है, इन दैट सर्कमस्टांसेस SSC income tax shall be paid by the SSC directly. For the purposes of paying income tax directly by the SSC under this section, for removal of doubt, it is hereby declared that if any person, including the principal officer of the company, who is required to deduct any sum in accordance with the provision of this act, और उसने फर्दर क्या करा, जमा नहीं करा, does not deduct or after so deducting fails to pay, does not pay the whole or any part of the tax as required by under this act, and where the SSC has also failed to pay such tax directly, then such person shall be, without prejudice to the any other consequences which he may incur, be deemed to be an SSC in default within the meaning of subsection 1 of section 201 in respect of such tax. Sir, the SSC shall be deemed to be SSC in default. Sir, इसका मतलब आगे देखते हैं हम क्या होगा। अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? अगर किसी को टैक्स काटना है और उसने टैक्स नहीं काटा, किसी ने टैक्स, एसएससी ने टैक्स काट लिया और उसको फर्दर डिपॉजिट नहीं कराया एसएससी ने, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे वो हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। वेयर एज एसएससी इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ ए कंपनी हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट एनी सम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रिफर्ड टू इन सेक्शन 192 बीइंग एन एम्प्लॉयर डज नॉट डिडक्ट, नंबर 1 फेलियर, ये फेलियर है जितना मैंने यहाँ लिस्ट करा है, दिस इज द फेलियर।
डज नॉट डिडक्ट और डज नॉट पे, यानी कि डिडक्ट कर लिया लेकिन पे नहीं करा, आफ्टर सो डिडक्टिंग फेल्स टू पे, ठीक है जी, द होल और एनी पार्ट ऑफ द टैक्स as required by or under this act, then such person shall without prejudice to any other consequences which may incur be deemed to be an assessee in default in respect of such tax. सर assessee in default माना जाएगा, assessee in default माना जाएगा, इसका मतलब हो गया कि उसके ऊपर कुछ अदर कॉन्सिक्वेंसेस भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, जो कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे सेक्शन 234E के एंड 271H के, वो सारे पेनल्टी के प्रोसिक्यूट का सेक्शन है, इन दैट सर्कमस्टेंसेस दैट विल रिमेन एप्लीकेबल टू दिस फेलियर। अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर टू डिडक्ट पे टैक्स, ये यहाँ पे क्या कहा हमने, देखिए क्या करेंगे, अगर कोई पर्सन somebody treated as the assessee in default, in that case after deducting fails to pay the tax as required by or under any this act, he shall be liable to pay simple interest, interest पे करना है उसको at 1% of the every month or part of the month, ये बोला उन्होंने। फिर उन्होंने बोला at 1.5% of the every month of the part of the month such tax from the date on which such tax was deducted or tax on which such tax is actually paid. ये this is the consequences हैं in which the assessee once treated as assessee in default, then she is liable to pay simple interest at this rate, these two rates. ये इस रेट से उनको पे करना है और वो they will be covered under this. कुछ पेनल्टी यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगी, सेक्शन 221 पेनल्टी पेबल व्हेन टैक्स इज इन डिफॉल्ट, वो कह रहे हैं बी लायबल बाय वे ऑफ पेनल्टी टू पे सच सम एज द असेसिंग ऑफिसर में डायरेक्ट, ये इसकी बात ये यहाँ पे कर रहे हैं, कमिंग इनटू दैट। सर आपको पता है कि कोई भी पेनल्टी इंपोज करने से पहले देयर शुड बी अ ग्राउंड ऑफ law of natural justice needs to be provided, needs to be followed, जहां पे ये बात कहा गया है कि that provided that before levying any such penalty the assessee shall be given an opportunity of being heard. Provided further that where the assessee proved to the satisfaction of assessing officer that default was for the good and that sufficient reason, no penalty shall be levied under this section. ये भी 221 में ये भी क्लियर लिखा हुआ है कि अगर एसएससी will provide the sufficient reason that that default was because of some good cause, there was some sufficient reason, then assessing officer cannot levy penalty on this upon the submission of the sufficient and good reason for this. सर अभी हमने देखा कि एज पर सेक्शन 190 91 में टैक्स कलेक्ट हो गया, सेक्शन 190 में बोला गया कि जी ऑफ एनी इनकम बी मेड शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स। सर टैक्स का डिडक्शन हो गया, ये सारी चीजें हो गई, यहाँ पे हमने देख लिया कि अगर नहीं करेंगे तो क्या क्या एप्लीकेबिलिटी आएगी, पेनल्टी इंपोज हो जाएगा। एक पॉइंट, प्रोवाइडेड दैट एनी पर्सन इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। सर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी कौन होगा? एनी ऑफ यू कैन हैव दिस क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, कैन अ अकाउंटेंट बी ट्रीटेड एज द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ अ कंपनी? डायरेक्टर, मालिक। और मैडम केवल डायरेक्टर ही प्रिंसिपल ऑफिसर होगा? ऑनर ऑफ द फर्म। ओनली द ऑनर ऑफ द फर्म। और जो अकाउंट अफसर जो डील कर रहा है अकाउंटिंग को, अकाउंट ऑफिसर जो डील कर रहा है अकाउंटिंग को, ही वुड बी ट्रीटेड एज द प्रिंसिपल ऑफिसर, राइट? यस। Let me show you the definition of principal officer under section 235 of Income Tax Act, right? ये देखते हैं, ये केस लॉज है, बट इवन तो अभी मैं आपको ये डिफिनेशन पढ़ाता हूँ क्या है प्रिंसिपल ऑफिसर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है,
कोई Okay, भी okay. प्रोसिक्यूशन लॉन्च होने से पहले असेसिंग ऑफिसर एक सो कॉज नोटिस भेजता है। वो सो कॉज नोटिस ये होता है कि अ पर्सन वाई शुड नॉट बी ट्रीटेड एज द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफिसर का क्या डिफिनेशन है? प्रिंसिपल ऑफिसर देखते हैं एज पर सेक्शन 235 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो डिफाइन करता है with reference to a local authority or a company or any other public body or any association or any body of individual means, कौन कौन होंगे देखिए, यहां पे क्लियरली ये बात लिखी हुई है इसमें। द सेक्रेटरी, ट्रेजरर, मैनेजर और एजेंट ऑफ द अथॉरिटी, कंपनी, एसोसिएशन or body or any person connected with the management or administration of the local authority, company, association or body upon whom the assessing officer has served a notice of his intention of treating him as a principal officer thereof। ये बात उन्होंने बताई कि भाई प्रिंसिपल ऑफिसर क्या बोलेगा। प्रिंसिपल ऑफिसर ने बोला कि सर हम आपको असेसिंग ऑफिसर सर्व्ड नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब शो कॉज नोटिस उसको इशू करना होता है बिफोर इनिशिएटिंग द प्रोसिक्यूशन, देन असेसिंग ऑफिसर सर्व करता है एक शो कॉज नोटिस ऑन द प्रिंसिपल ऑफिसर आस्किंग हिम कि व्हाई ही शुड नॉट बी ट्रीटेड एज द प्रिंसिपल ऑफिसर। यहां पे बात क्लियर हुई सर? ये क्या कह रहे हैं? एनी पर्सन कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पर्सन जो कनेक्टेड है विद द कंपनी, कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लोकल अथॉरिटी, कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी whom the assessing officer has served a notice, so they would be treated as the principal officer of the company. Now coming to the next slide. ये क्या था? कॉन्सिक्वेंसेस की बात हम यहाँ पे कर रहे थे। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर टू डिडक्ट और पे एनी पर्सन इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु फेल्स टू डिडक्ट the whole or any part of the tax in accordance with the provision of this chapter, or the sum paid to the payee, or any sum credited to the account of the payee, shall not be deemed to be SSE in default। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेक्शन 20 में इन्होंने कहा, इस सेक्शन में कहा कि अगर बी डीम टू बी SSE इन डिफॉल्ट, सेक्शन 201 कहता है कि यू सेक्शन 201 सब सेक्शन 1 ये बोलता है कि अगर आपने टीडीएस नहीं काटा, पे नहीं किया, काटने के बाद उसको जमा नहीं किया, तो आपको हम एसएससी इन डिफॉल्ट मान लेंगे। यहां पे फिर प्रोविजो दिया इन्होंने कि भाई यू शैल नॉट बी ट्रीट द एसएससी इन डिफॉल्ट इफ सच पेई हैज फर्निश्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139, हैज टेकन इनटू अकाउंट सच सम ऑफ कंप्यूटिंग इनकम इन सच रिटर्न ऑफ द इनकम। अपने अकाउंट में उसने वो वाला इनकम ले लिया जिस इनकम पे उसका टीडीएस नहीं कटा हुआ है, और हैज पेड द टैक्स ड्यू ऑन द इनकम डिक्लेयर्ड बाय हिम इन सच रिटर्न ऑफ द इनकम। जो टैक्स छूट गया था डिडक्ट होने से, उस इनकम के ऊपर उस एसएससी ने टैक्स पे कर दिया और उसको इनकम टैक्स रिटर्न में कंसिडर कर लिया उसने। एंड द पर्सन फर्निशेस अ सर्टिफिकेट टू दिस इफेक्ट from an accountant in such form as may be prescribed, provided further that no penalty shall be charged under section 21 from such person unless the assessing officer is satisfied that such person without good and sufficient reason has failed to deduct and pay such tax। पहले क्या बोला सर इन्होंने? सेक्शन 201 में इन्होंने बोला कि द पर्सन इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी बी डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच टैक्स। जो ऊपर इन्होंने डिफॉल्ट किया है, फिर इसके बाद बोला गया इन्हों कि जी
you shall not be treated as assessee in default if these particular conditions are fulfilled. सही होगी बात यहाँ पे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अगर इवन दो यू आर ट्रीटेड एज assessee in default then you have to pay the interest as per the provision of 1A subsection 1A of section 200। ये इन्होंने कहा फर्दर। फिर पेनल्टी पेएबल व्हेन टैक्स इज इन डिफॉल्ट, इसकी बात इन्होंने कही कि जी कौन सी पेनल्टी पेएबल होगी। वेयर एसएससी इज इन डिफॉल्ट और डीम टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट। ये देखिए सर ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सेक्शन 200 इसी की बात करता है कि डीम टू बी एसएससी डीम टू बी इन डिफॉल्ट, द एसएससी वुड बी ट्रीटेड एज एसएससी इन डिफॉल्ट in making a payment of the tax. He shall, in addition to the amount of the arrear and the amount of interest payable under subsection 2 of section 220, be liable by way of penalty to pay such amount as the assessing officer may direct. ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे कि सर असेसिंग ऑफिसर में डायरेक्ट मतलब कि ये वाली पेनल्टी कौन लगाएगा? असेसिंग ऑफिसर लगाएगा। अगर असेसिंग ऑफिसर लगाएगा तो असेसिंग ऑफिसर विल गिव an opportunity of being heard under section 274 1 of the income tax act कि भाई आपको हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप सबमिशन फाइल करें कि why the penalty under section 221 shall not be imposed on you। यही बात कह रहे हैं, before levying any such penalty the assessee shall be given a reasonable opportunity of being heard, provided further that where the assessee proved to the satisfaction of the assessing officer that the default was for the good and the sufficient reason, no penalty shall be levied under this section। यहां तक क्लियर हो गई बात सर? अब सर ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन एक पढ़ते हैं, देखते हैं ये सेक्शन क्या कहता है। सर जिसका हम टीडीएस काटते हैं he is also supposed to get his accounts credited with the amount of TDS that was deducted by the deductor। यही है ना सर? हर डिडक्टी को उसका टीडीएस अमाउंट उसके पैन पे चाहिए जिसका हमने टीडीएस काट के पेमेंट किया हुआ है। अब आते हैं सेक्शन 199 जो इस which speaks about the credit of tax deducted, any deduction made in accordance with the provision of this chapter and paid to the central government shall be treated as a payment of tax on behalf of the person from whose income the deduction was made, or of the owner of the security, or of the depositor, or of the owner of the property, or of the unit holder, of the shareholder as the case may be. Any sum referred under section 192 and paid to the central government shall be treated as tax paid on behalf of the person in respect of whose income such payment of tax has been made। ये बात कही सेक्शन 199 में। तब बोर्ड में फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स डिडक्टेड और टैक्स पेड, दो चीजें यूज करी हुई हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स डिडक्टेड और टैक्स पेड इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर मेक सच रूल्स एज मे बी नेसेसरी इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर प्रोविजन। ये बात कही इन्होंने। सर अब एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाह रहा हूं, किसी एम्प्लॉयर ने किसी एम्प्लॉय का टीडीएस काट लिया और एम्प्लॉय के अकाउंट में उसने टीडीएस जमा नहीं किया और एम्प्लॉय ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया कंसीडरिंग द अमाउंट ऑफ टीडीएस डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर, क्योंकि उसका टीडीएस जमा नहीं था 26 AS से वो वैलिडेट नहीं हो पाया और उसका रिटर्न प्रोसेस होने के साथ साथ में उसको पेनल्टी और उसको डिमांड का नोटिस आ गया, तो क्या जो टैक्स उसका एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया था जमा नहीं किया उसके लिए एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल होगा क्या? आशीष कमथानिया जी, एनी ऑफ यू? आशीष कमथानिया जी रामपुर। नहीं होगा सर। तो उसके लिए सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर का आदेश क्या कह रहे हैं? सर मैंने एक क्वेश्चन करा है, अगर किसी
एम्प्लॉय का टीडीएस एम्प्लॉयर ने काट लिया जी और एम्प्लॉयर ने वो टीडीएस जमा नहीं कराया, हाँ इधर एम्प्लॉय ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, जी सर। ठीक, तो उस इनकम के लिए उसको डिमांड नोटिस आ गया कि भैया आपका टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आप अपना टैक्स जमा करें। तो इस केस में उसको अपना 26 अपडेट कराना पड़ेगा, एम्प्लॉयर के पास जाके उसे बताना पड़ेगा कि भैया ये मेरा आपने काटा था लेकिन अपडेट नहीं किया, प्लीज इसे अपडेट कर दीजिए। सर अगर एम्प्लॉयर सुनता तो फिर एम्प्लॉय को 26 अपने आप नहीं आ जाता। अब ये नहीं कहानी आता अब कहानी ये है कि एम्प्लॉयर ने जमा ही नहीं करा और उसको कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं दिए टीडीएस को प्रूफ करने के लिए, जी उसको कुछ भी नहीं दिया। वो उसको उसके पास सिर्फ और सिर्फ जो टीडीएस कट के जो पैसा उसके बैंक अकाउंट में आया था, सिर्फ वही पैसा आया उसके पास। अब क्या करेगा? वो असेसिंग कुछ ऑफिसर उसको नोटिस पे नोटिस भेजे जा रहा है कि भाई योर टैक्सेस, योर डिमांड इज देयर, टैक्स डिमांड इज देयर, यू हैव टू डिस्चार्ज योर टैक्स लाइबिलिटी, आप अपना टैक्स जमा कराइए। तो क्या वो एसएससी की जिम्मेवारी है जमा कराना? क्या उसकी नहीं नहीं रिस्पॉन्सिबल वो नहीं, एसएससी है? एसएससी की नहीं है सर, वो तो केवल एम्प्लॉयर की है। सर इनकम तो एसएससी का है। सर जमा कराने की जिम्मेदारी है, उसे जमा कराना। सर टीडीएस जो काटेगा उसकी ड्यूटी है उसको जमा कराना। अदर पेनल्टी है टू इम्पोज बाय द पर्सन हु हैज डिडक्टेड टैक्स एंड बेनिफिट ऑफ द क्रेडिट शुड बी गिवन टू द एम्प्लॉय। हाँ लेकिन सर नहीं दिया उसने, अब यही तो कहानी है, नहीं दिया उसने। It is a duty of income tax department to prosecute the TDS deductor and ensure credit in the SSC account. This is my personal view. सर असेसिंग ऑफिसर क्या कर रहा है? एसएससी ने असेसिंग ऑफिसर को बताया कि भाई मेरे एम्प्लॉयर ने मेरा टीडीएस जमा नहीं कराया, ठीक है, लेकिन ये जब इसने बताया तो असेसिंग ऑफिसर ने क्या किया, उसको नोटिस भेज दिया दोबारा से कि भाई आपको मैं बार बार बोल रहा हूं अपना टैक्स जमा कराओ, आप जमा नहीं करा रहे हो। राइट सर, एक ना प्रोसिक्यूशन का पावर तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो उसको उठा के अंदर करना चाहिए यदि वो जमा नहीं करना किया चाहिए तो। सर जिसने टीडीएस काटा और पैसे नहीं जमा किए। सर देखिए हमारी सर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब डायरेक्ट हमारा है, जब टीडीएस काटा है तो जितने काटा उसकी ड्यूटी है जमा करना। हाउ यू कैन डिनाई कि आई विल नॉट डिपॉजिट? टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीडीएस डिडक्टर की है, नॉट ऑफ द एसएससी एज एम्प्लॉय। इट इज वेरी ठीक है सर। लेकिन आपको मैं एक चीज और बताऊं, लॉ में एक चीज और लिखी हुई है। बात क्या लिखी हुई है देखना सर आप, कि क्रेडिट हम कब देंगे आपको? क्रेडिट तो जब हमारे अकाउंट में दिखेगा 26 हमारे अकाउंट देखो, ये क्या कर, फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स डिडक्टेड और टैक्स पेड। यस, दो चीज लिखी हुई है कि क्रेडिट ऑफ टैक्स डिडक्टेड में कब मिलेगा आपको? फॉर द पर्पसेस ऑफ गिविंग क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स डिडक्टेड और टैक्स पेड इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन। सर ये कह रहा है क्रेडिट हम कब देंगे आपको? सेक्शन 199 बोल रहा है क्रेडिट हम तभी देंगे आपको कि आपका टैक्स डिडक्ट हुआ हो और वो टैक्स पेड हुआ हो। ये बात कह रहा है सर। इन दैट केस यदि टैक्स डिडक्ट हुआ है तो टैक्स को जमा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टीडीएस डिडक्टर की है। तो इनकम लॉ की बात कर रहा हूँ सर, मैं एक यहाँ पे एक लॉ की बात कर रहा हूँ कि लॉ हमें, बस फॉर द मैटर ऑफ डिस्कशन, लॉ हमें ये कह रहा है कि भाई हम सेक्शन 199 में क्रेडिट हम आपको तभी देंगे जब आपका टैक्स डिडक्ट हो और वो टैक्स पेड हो। करेक्ट सर जी सर, जैसे ये जीएसटी में 16(2)(c है ना सर, हाँ। एज इट इज, कि अगर हमें क्रेडिट लेनी है रिसिपिएंट्स को तो बायर ने टैक्स पे कर दिया हो गवर्नमेंट को, तब क्रेडिट अलाउ कर रहे हैं जीएसटी में 16(2)(c में दिया हुआ है। ऐसे ही ये सेक्शन 199 हमसे कह रहा है कि आपका टैक्स जो डिडक्ट हुआ है वो सप्लायर, मतलब जिसने डिडक्ट किया है उसने पे कर दिया हो, तब हम आपको क्रेडिट अलाउ करेंगे। लेकिन सर जीएसटी में रूल 16(2) है, उसमें एक बात और भी है
कि अगर मान लो एसएससी ने जो डीलर है उस डीलर ने पेमेंट कर दिया टैक्स का, बट हाँ सर डिफॉल्ट सर वो उसके मैं एंड पे वही है। मैं कह रहा हूँ अब आपको वही आगे मैं मैं कह रहा हूँ कि बताता हूँ। सप्लायर के एंड पे ये इशू है ना इस तरीके से। सर उसमें 16 2 देखिए की मैं यही ये है। बता रहा हूँ, सुनिए अब आगे डिस्कस इसको आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे क्या क्रक्स है, लॉ क्या बोल रहा है? लॉ बोल रहा है सेक्शन 199 में कि फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स डिडक्टेड और टैक्स पेड, मतलब जो टैक्स, इनके कहने का मतलब है जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो टैक्स क्या होना चाहिए, पे होना चाहिए, तब हम आपको क्रेडिट देंगे। लेकिन अब टैक्स डिडक्ट कौन कर रहा है? टैक्स डिडक्ट एम्प्लॉयर। सर इसमें क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन उस पर पेनल्टी जो लग रही है वो जाके आईटीओ टीडीएस को भी लिख सकता है कि सर हमारा टीडीएस काटा गया है, अपडेट नहीं हुआ 26 डेज में, कृपया इसको करेक्शन कराएं। तो टीडीएस आईटीओ भी आप इनको नोटिस इशू कर सकता है हमारे एम्प्लॉयर को इस केस में। सर मेरा मानना है कि वो तो ठीक है, क्रेडिट जब तक नहीं दे, जब जमा न कर, तो दैट अनदर ऑप्शन इज दैट कि द एसएससी हैज टू डिपॉजिट एंड आस्क द एम्प्लॉयर टू रिफंड द टीडीएस कलेक्टेड, देन दैट अप्रोच शुड बी अडॉप्टेड। सर मेरे केस में तो मामला ऐसा ही बिल्कुल सेम है, और उससे जो है ना कट चुका है, और उसके साथ साथ उसमें बाद में टीडीएस का रिफंड से उसको एडजस्ट करे जा रहे हैं, और उससे ज्यादा अमाउंट रिफंड वो कर चुके हैं। सर अभी अभी जस्ट मैं अप्रैल में एक हाई कोर्ट का जजमेंट आया है सेम इशू पे। मैं ये जितने मैटर हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारा मैटर उस जजमेंट में कवर है। अभी हम देखते हैं हमारे प्रॉब्लम का इसमें तो सॉल्यूशन मैं हो एक जाए। बात और कहना चाहूंगा, इसमें तो है भी डिपार्टमेंट जो काटने वाला गवर्नमेंट है, कोई और डिपार्टमेंट भी नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। सर बस अभी देखते हैं, अभी आप देखिए कि अभी मैं हाई कोर्ट का ये जजमेंट और आपसे जितना डिस्कस मेरा करता हूँ। अकाउंट था उससे ज्यादा का कट चुका, और उसे सर इंटरेस्ट इस में खत्म जजमेंट कर की दिया। कॉपी ग्रुप में प्रोवाइड कीजिएगा, इट विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ अस। करेंगे सर, करेंगे, वो ग्रुप में शर्मा जी को मैं बोल दूंगा, शर्मा जी प्रोवाइड जी कराएंगे। सर, जी सर। अब ये डिस्कस देखिए, पहले मैंने लॉ लॉ आपसे डिस्कस किया। जी सर सर, मेरी वेरी आवाज आ करेक्ट। रही है? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है। जी सर आ रही है। स्क्रीन शेयरिंग खत्म हो गया शायद, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? नहीं स्क्रीन दिख स्क्रीन रहा है दिख रहा है सर। सर। दिख रहा है, अच्छा। देखिए पहले मैंने लॉ के एंगल पे आपको आपको समझाने की कोशिश करी है कि लॉ क्या बोलता है, राइट। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कहीं पे जो कंट्रोल है ये कंट्रोल एम्प्लॉय के हाथ में नहीं है। यहाँ पे कोई कंट्रोल एम्प्लॉय के हाथ में नहीं है। इन्होंने कहा है कि यानी डिडक्शन वो पे करना है, किसको करना है? डिडक्टर को करना है और कलेक्टर को करना है। इसमें डिडक्टी का कोई रोल नहीं है, राइट। कमिंग टू दिस जजमेंट सर, अब ये जजमेंट क्या बोलता है ये देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसको देखते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट का एम्प्लॉय एक्सेप्टेड सैलरी आफ्टर टीडीएस डिडक्शन, एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन डिपॉजिट। अब देखिए हाई कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व करा, ये बोलता है दैट द एम्प्लॉयर एक्सेप्टेड सैलरी, जो केस हमारे साथ हुआ है द सेम वाज हैपनिंग in this particular case also, that the employee accepted salary after deduction, after TDS deduction, the employer is responsible for non deposit of TDS। इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? कह रहे कि द एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल, एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल होगा। अब क्या कहा उन्होंने, देखिए द एम्प्लॉई हैड नो फर्दर कंट्रोल ओवर इट in the sense that thereafter it was the duty of his employer while acting as the tax collecting agent of the revenue to pay the deducted tax amount to the central government in accordance with the law। मतलब हाई कोर्ट ने क्लियर शब्दों में ये बात कही है कि भाई जिसने टीडीएस काटा है he is to be treated as, he is acting as a tax collecting agent of a revenue। ठीक है सर, to pay the tax deducted amount to the central government in accordance with the law। Now coming to the next point, अब क्या बोला उन्होंने, थोड़ा फैक्ट इस पे देखते हैं। The court stated that the employer of the petitioner also failed, मतलब एम्प्लॉयर ने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया उसको, एम्प्लॉय को,
The court stated that the employer of the petitioner also failed to issue the requisite TDS certificate, so the petitioner informed the concerned income tax official about the default, but no such action was taken. सर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि एसएससी जाएगा, इनकम टैक्स ऑफिसर को बोलेगा कि भाई हमारा टैक्स जमा नहीं हुआ, एवरीथिंग वाज हैपेंड हियर, राइट, बट इट वाज नथिंग वाज हैपेंड विद दैट. The petitioner moved the plea seeking the winding up of the employer company by way of a company petition under section so and so, in which liquidator was appointed. Now, what was the case? अब देखिए क्या होता है. Further, the court stated that instead of granting credit to the TDS pertaining to so and so assessment year, the respondent or the department issued an intimation by raising a demand of an amount of rupees so and so against the petitioner for the outstanding tax liabilities. ये बात बोली हाई कोर्ट ने कि भाई आपको इंस्टीड क्रेडिट देने के बजाय आप एसएससी को, पेटिशनर को बार बार आप नोटिस भेज रहे हैं. ये बात लिखी हाई कोर्ट ने. फिर बोला उन्होंने, द पेटिशनर इन द प्ली मेड वेरियस रिप्रेजेंटेशन टू द डिपार्टमेंट इन्फॉर्मिंग देम about the default on the part of his employer. मतलब एसएससी ने बार बार बताया इनकम टैक्स ऑफिसर को, रिप्रेजेंटेशन दिया कि सर देयर इज अ डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर. द डिपार्टमेंट इन द केस अगेन इशूड द डिमांड नोटिस बाय रेजिंग अ टैक्स डिमांड फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज सो एंड सो अगेंस्ट द पेटिशनर. समझ गए सर? इसके साथ वही सब हुआ जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे इंटायरली कि सर इनकम टैक्स ऑफिसर को बोल देंगे, वो करेगा, फिर वो नोटिस भेजेगा, फिर उसको रिलीफ देगा, बट इट वाज नथिंग वाज हैपेंड एट द असेसिंग ऑफिसर एंड. ऑन द अदर हैंड, it has been contended by the department that the petitioner cannot be allowed credit of tax because the credit has to be given in view of section 199 जो अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया. only when the tax deducted at source is paid to the central government which was not so paid. अब असेसिंग ऑफिस डिपार्टमेंट क्या कंटेंट कर रहा है? डिपार्टमेंट कह रहा है कि सर एज पर दी सेक्शन 199, तभी मैंने आपको ऊपर ने बताया कि सेक्शन 199 क्या कह रहा है कि सर इट हैज टू बी पेड फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स डिडक्टेड और टैक्स पेड इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन. पे होना चाहिए इन व्यू ऑफ सेक्शन 199 ओनली व्हेन द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज पेड टू द अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हिच वाज नॉट पेड. मतलब डिपार्टमेंट का अपना प्ली है कि सर जो टीडीएस काटा है वो टीडीएस जब पेड हो जाएगा तभी हम क्रेडिट दे देंगे. राइट? डिपार्टमेंट ने ये अपना व्यू रखा कोर्ट के सामने. फिर कोर्ट ने बोला उनसे, द कोर्ट इन द केस ऑब्जर्व एंड हैज हेल्ड दैट सिंस द पिटिशनर एक्सेप्टेड हिज सैलरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंस द पिटिशनर एक्सेप्टेड हिज सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एट सोर्स, ये बात कही उन्होंने, इट इज हिज एम्प्लॉयर. अब जो बात कोर्ट कह रहा है, इट इज हिज एम्प्लॉयर हु इज लायबल टू डिपॉजिट द सेम विद द रेवेन्यू अथॉरिटीज. ये कौन है जिसकी जिम्मेवारी है? एम्प्लॉयर है जिसकी जिम्मेवारी है जो टैक्स जिसने डिडक्ट किया है वो क्या करेगा, वो टैक्स डिपॉजिट करेगा. ऑन दिस काउंट दस द पिटिशनर कैन नॉट बी बर्डेन्ड. यही बात, जो पेटिशनर है, जो एप्लीकेंट है, जिसने को पैसे मिले हैं टीडीएस कट के, उसको कोई बर्डन नहीं मिलना चाहिए. फिर उन्होंने कहा, द कोर्ट व्हाइल कंसिडरिंग द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस ऑब्जर्व्ड एंड हैज अलाउड द पिटिशन एंड सेट असाइड द डिमांड नोटिस. क्लियर हो गई बात सर? हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्लियरली ये बात कही कि भाई अगर डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट if it is written under section 199 of the act कि sir that credit can only be allowed when tax is deducted and the same is paid. However, the control is not having with the employee, hence only the employer is liable to get this amount deposited into the government account and SSE is not having any control over that. The court, while considering the fact and the circumstances of the case, observed and has allowed the petition and set aside the demand notice. सर यहाँ पे डिमांड नोटिस को सेट असाइड कर दिया उन्होंने.
और जो पिटिशन था उसको उन्होंने जो रिलीफ देना था वो रिलीफ उन्होंने टैक्स क्रेडिट का वो रिलीफ प्रोवाइड किया यहाँ पे। ठीक है सर, मेरे ख्याल से इस जजमेंट से हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर हो गए सर, जितने हम लोग डिस्कस कर रहे थे। यस सर, यस सर। This judgment is very much like a speaking order. Whatever we are asking and discussing with us, everything was covered here with a very Yes, sir. strict line, right sir? Yes sir, very relevant to all of us. Yes sir, this judgment इसीलिए मैंने जानबूझ के इसमें डाला था कि दिस इज। और एक चीज है सर, आपको एक सेक्शन और बताता हूं, सेक्शन 205 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जो बोलता है बार ऑन डायरेक्ट डिमांड ऑन एसएससी। सेक्शन 205 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जो बोलता है कि एसएससी के ऊपर अगर जिसकी जो लाइबिलिटी है वही टैक्स, अगर टैक्स डिडक्शन की जिम्मेवारी डिडक्टर के ऊपर है तो असेसिंग ऑफिसर डायरेक्ट डिमांड एसएससी के ऊपर नहीं करेगा। दिस इज ऑल्सो अ वन पार्ट, राइट? दिस इज सेक्शन 205। सिमिलर सर, टाइम क्योंकि कम है, एक सिमिलर और सुप्रीम कोर्ट का ये आईटीएटी का एक जजमेंट और लेके आया हूं मैं डिस्कस करने के लिए, सो दैट कि हमारे को एक क्लैरिटी हो जाए। एक ही जजमेंट है सर, आईटीएटी का है, मुंबई आईटीएटी का है, जो अपने को ऊपर वाले टर्म्स पे भी क्रेडिट देगा और नीचे वाले टर्म्स पे भी। सर क्रेडिट लेने की जिम्मेवारी किसकी है? मेरे 26 एएस में एक क्वेश्चन है आपसे कि क्रेडिट लेने की जिम्मेवारी कितनी है, किसकी है? द ओनर्स टू प्रूव किसके पास है? Sir, in such cases, assessee has to inquire the concerned deductor and ask him to ensure its credit. नहीं, वही मैं पूछ रहा हूं सर आपसे। मान लीजिए मैं किसी के 26 एएस में, किसी के एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में देयर इज अ यूज क्रेडिट, क्या उसको चेक करना है एसएससी को कि नहीं चेक करना है? बिल्कुल चेक करना है सर। यदि उसके नोन के हिसाब से पैसा गलत तरीके से आया है तो उसको लिखना है और उसको अपने को वहां से हटवाना है। राइट, नहीं हटवाने का, चलो हटाना तो उसको बोल के है, लेकिन जिस समय हम क्रेडिट ले रहे हैं, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न जिस समय फाइल कर रहे हैं, और बिफोर दैट एसएससी हैज टू verify AIS and whatever detail available in his account 26 years and ensure it is correct. If it is not correct, he has to inform to the concerned to get it corrected. लेकिन एट द टाइम ऑफ जी सर, क्रेडिट उस केस में है सर, उसको जो नंबर है हो सकता है कि अननोन नंबर से भी आ गया हो, तो ही हैज टू राइट टू ITO कि that I am not aware and it is wrongly come to the best known to me, it is not my income, तो उसको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। अभी रिसेंटली सीबीडीटी ने एक फंक्शनैलिटी रिलीज किया है, ठीक है सर? जी सर। उसमें क्या है कि आपके अकाउंट में जो भी टैक्स क्रेडिट आ रहा है, अगर वो आपसे पर्टेन करता है देन इट इज गुड, नहीं पर्टेन करता है तो आप वहां पे जस्टिफाई कर सकते हो, वहां पे आप लिख सकते हो, राइट? जी सर, फीडबैक दे सकते हैं सर। हाँ, वहां पे आप कर सकते हो। तो ऑन दैट ग्राउंड यू कैन क्लेम द एक्चुअल क्रेडिट। मतलब ये इस केस लॉ में क्या है कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट tax credit is available in your form 26AS, only the credit which pertains to the SSE is liable to get the credit of that amount only. कहने का ये नहीं है कि अगर आपने 26AS को चेक करा और आपने कहा कि यार जो भी क्रेडिट आ रहा है उससे मैं अपना टैक्स पेएबल सेट ऑफ कर देता हूं, करेक्ट? दिस इज नॉट द करेक्ट पोजीशन। आपको इंटायर टैक्स नीड्स टू बी वेरीफाइड, needs to be checked by the SSE, need to be checked by the person who is going to claim the tax credit, right? Whether that credit belongs to that SSE is actually pertains to him or not.
दिस इज द एक्चुअली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एसएससी। यही बात कह रहा है, टैक्स पेयर मस्ट सबस्टांशिएट, राइट। मुंबई आईटीएटी कह रही है कि टैक्स पेयर मस्ट सबस्टांशिएट फॉर्म 26AS और फॉर्म 16 सो एज टू क्लेम क्रेडिट ओवर टीडीएस, राइट। तो ये केस ये है, इसमें the bench witnessed that at the time of referring to the case, right, the tribunal gave the relief by permitting the TDS credit because the only option to the revenue is to recover the TDS amount not deposited by the employer who has deducted TDS not from the taxpayer under section 205, right. As per the bench, the taxpayer needs to release its main onus by producing the pertinent documents कि भाई ये इनपुट क्रेडिट मेरा है, ये मुझसे बिलोंग करता है, देन ओनली कुड अवेल द राइट टू इट्स करेक्ट प्रोस्पेक्टिव। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर जजमेंट में इन्होंने कहा कि अमाउंट नॉट डिपॉजिटेड बाय द एम्प्लॉयर हु हैज डिडक्टेड टीडीएस एंड नॉट फ्रॉम द टैक्स पेयर अंडर सेक्शन 205। और इस पर्टिकुलर केस में आईटीएटी ने बोला कि भाई जब 205 सेक्शन है जो डायरेक्ट बार लगाता है डायरेक्ट डिमांड फ्रॉम द एसएससी, इन दैट सर्कमस्टांसेस आप एसएससी से डायरेक्टली टैक्स डिमांड नहीं कर सकते। आप वो पैसा कंटिन्यूसली जिसने डिडक्ट किया हुआ है आप उसको नोटिस भेजिए कि भाई अगर मिस्टर एक्स ने टैक्स डिडक्ट किया है तो मिस्टर एक्स इज रिस्पॉन्सिबल, राइट, कि आप उसको नोटिस भेजिए, वो रिस्पॉन्सिबल है उसको जमा करने के लिए बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 205, राइट। एक 205 का ये मैटर हो गया जो मैंने कहा था 205 अभी डिस्कस करते हैं। उसके बाद सर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये कहता है प्रोसिक्यूशन कांट बी इनिशिएटेड, जो अभी मैंने आपको बोला ना जब टीडीएस प्रोसिक्यूशन कभी भी होता है तो इन दैट सर्कमस्टांसेस जो ऑफिसर है वो ऑफिसर क्या करता है, जो प्रिंसिपल ऑफिसर है उसको एक सोकोज नोटिस भेजता है कि व्हाई यू शुड नॉट बी ट्रीटेड एज द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। ठीक है सर। सिमिलरली इसमें क्या हुआ, TDS prosecution can't be initiated against any office holder in corporate without establishing administrative connection, without establishing administrative connection। दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है सर, ये भी अप्रैल का जजमेंट है, राइट। अब यहां पे क्या हुआ कि भाई टीडीएस का कुछ डिमांड था, अब टीडीएस के डिमांड के लिए प्रोसिक्यूशन कर दिया। अब प्रोसिक्यूशन को देने के लिए इनको एक कोई एसएससी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफिसर चाहिए जिसको वो सू कर सके, है कि नहीं। लेकिन अब जिस प्रिंसिपल ऑफिसर के लिए सोकोज नोटिस इशू करा उसने फिर फर्दर आगे दिल्ली हाई कोर्ट में मैटर अपना केस कर दिया। कहता है क्या जजमेंट में है, दिल्ली हाई कोर्ट हैज सेट अ सिग्निफिकेंट प्रेसिडेंट बाय रूलिंग दैट प्रोसिक्यूशन ऑफ द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स violation under section 276B of the Income Tax Act 276B cannot be initiated against corporate officer without establishing their administrative connection to the company's management। जो अभी हमने सेक्शन 235 में मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफिसर का जो डिफिनेशन था वो इस पे एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि लड़ाइयां इसी चीज की चलती रहती है, राइट। द केस highlight the critical need for the due process and specific criteria in identifying the responsible officer for the corporate tax obligations। brief fact थोड़ा सा देखते हैं जी, फैक्ट क्या है। मिस्टर सो चैलेंज द डेजिग्नेशन, क्या करा है इन्होंने, चैलेंज द डेजिग्नेशन एज द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी बाय द फर्स्ट रिस्पोंडेंट which was intended to hold him accountable for initiating prosecution under section 276B of the Act। The High Court noted several procedural lapses and lacks of the evidence in establishing connection with the company's management or administration, thereby questioning the basis of the prosecution। क्या किस चीज को सर उन्होंने क्वेश्चन करा कि भाई आप जिस बेसिस पे मिस्टर सूद को प्रिंसिपल ऑफिसर ठहरा रहे हो
दैट बेसिस इज नॉट करेक्ट। उनका ये कहने का मतलब है कनेक्शन विद द कंपनीज मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन देयर बाय क्वेश्चनिंग द बेसिस ऑफ प्रोसिक्यूशन। ये बात कही इन्होंने। की पॉइंट सेक्शन 235 फिर उन्होंने कहा, हाईकोर्ट ने क्या ऑब्जर्व करा, दैट मेयरली होल्डिंग एन ऑफिस मींस merely holding an office in a corporate entity is insufficient to classify an individual under clause B of section 235 of the act। क्लियर होगी बात सर? किसी को प्रोसिक्यूशन को प्रोवाइड करने के लिए, प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करने के लिए क्या क्या सेक्शन 235 की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए? क्या कह रहा है वो? एज पर सेक्शन 235 ही शुड बी द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, right? That merely holding an office in corporate entity is insufficient to classify an individual under clause B of section 235 of the act। Clear होगी बात सर? The court emphasized that a notice of intent, देखो सर कोर्ट ने वर्ड क्या यूज करा है, that a notice of intent to treat an individual as a principal officer must be justified with the evidence of the individual involvement in management or administration। तब this is very much clarify कि भाई आप तो कह रहे हो कि the someone should be treated as the principal officer, लेकिन अगर आप ये ग्राउंड दे रहे हो कि someone should be treated as principal officer, then they must be justified with the evidence। क्लियर होगी बात सर? मतलब आपके पास में साक्ष्य होना चाहिए, they must be justified with the evidence of individual involvement in management or administration। फिर इन्होंने डिफिनेशन बताया कि जी प्रिंसिपल ऑफिसर का डिफिनेशन क्या है, यूज्ड विथ रेफरेंस टू अ लोकल अथॉरिटी और अ कंपनी और एनी अदर पब्लिक बॉडी और एनी एसोसिएशन ऑफ द पर्सन और एनी अदर बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल मींस, तो पहले भी मैंने डिस्कस किया था, दी सेक्रेटरी। सर किसी कंपनी में एक क्वेश्चन करते हैं, किसी कंपनी में अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड है तो whether that company secretary would be treated as the principal officer of the company। Sir, this question to the all audience। नहीं सर। So far company administration is concerned, company secretary is a principal officer। So far company administration, company is concerned, the company secretary shall be treated as the principal officer। Yes, any sir। other answer? नीरज बब्बर झांसी। Any other answer for this? नीरज बब्बर जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ ना, कुछ तो बोलो भैया। अमरेश कुमार सिंह जी, अमरेश जी आंसर। अमित तायल जी, आनंद वार्षी साहब चंदौसी, दीपक राय साहब, दिलीप रस्तोगी जी, गौरव मिश्रा जी। कोई बात नहीं सर, मैं ही आंसर करता हूँ, रुको सर। एक संबल के और मोहम्मद अकरम साहब एमपी की कैटेगरी में जो है, दैट इज व्हाई ही इज रिस्पांसिबल। कंपनी सेक्रेटरी जी की मैनेजरियल पर्सनल इन ए कंपनी, हेंस इज रिस्पांसिबल। सर लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन, राइट सर? सर हाँ जल्दी से निपटाइए, आपको जाना भी है, दूसरी क्लास लेनी है, भी जाना है मीटिंग में आपको। हाँ जी सर। अब मैं ये आंसर करता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी प्रोसिक्यूशन होता है तो दिस इज जस्ट सिमिलर टू दैट। सर देखो क्या होता है कि हम मानते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी चलो ही इज क्वालिफाइड, बट उसका टीडीएस से कोई लेना देना नहीं है। ही इज अपॉइंटेड बाय वर्च्यू ऑफ द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट, राइट? वी कैन से दैट कि सर वो बाय वर्च्यू उसका काम है कंपनी Being a company secretary, he is supposed to know. Otherwise, he has to delegate the power to. सर एक सेकंड सर, हम ये नहीं कह सकते कि anybody is supposed to know that knowledge also। ये चीज हम नहीं बोल सकते ना सर। अगर कंपनी सेक्रेटरी है, कंपनी सेक्रेटरी इज क्वालिफाइड फॉर हिज ओन क्वालिफिकेशन, राइट?
they are known for the secretarial compliances only, right? तो अगर मैं ये बात कहूं कि यहाँ पे तो सर देखो 235 में क्या लिखा है, दी सेक्रेटरी लिखा है। सर सेक्रेटरी तो डायरेक्टर का भी पीए हो सकता है, राइट? डायरेक्टर का कोई पीए सेक्रेटरी हो सकता है। जस्ट हैव अ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस सेक्रेटरी, ट्रेजरर, मैनेजर और एजेंट ऑफ द अथॉरिटी मैनेजमेंट एजेंट ऑफ द अथॉरिटी, कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी, और any person connected with the management or administration of the local authority, company, association or the body upon whom the assessing officer, वो जिसके ऊपर assessing officer ने notice of his intention of treating him as a principal officer thereof have served, right? यानी कि कोई सेक्रेटरी, ये जरूरी नहीं है कि कंपनी सेक्रेटरी होगा तो उसको आप प्रिंसिपल ऑफिसर बना दोगे, राइट? ये भी जरूरी नहीं है कोई डायरेक्टर है उसको आप प्रिंसिपल ऑफिसर बना दोगे। दिस इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। What is required is, अब वो अगले लाइन में देखते हैं, the required is, in our considered opinion, merely because a person hold an office in a corporate entity would not be sufficient to place that individual in clause B, right? The intention of the respondent to treat an individual as a principal officer must be based on it being satisfied that the person was connected with the management or administration of the कंपनी। मतलब कहने का क्या मतलब है कि ही शुड बी, मस्ट बी कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से उसका कनेक्शन होना चाहिए, और जो काम वो कर रहा है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी और उसका इन्वॉल्वमेंट उसमें होना चाहिए। सी, ऊपर वाला लाइन, ये वाला लाइन पढ़ता हूं मैं, ये वाला देखिएगा। द कोर्ट एम्फेसाइज दैट notice of intent to treat an individual as an principal officer must be justified with evidence of the individual involvement in management administration। ये कहने, ये this is a very important and thumb line that has to be looked into by us also, कि while any assessing officer, while issuing any show cause notice intending him upon a person that why he should not be treated as the principal officer of the company, he must ensure, or a principal officer can take a plea of section 235 describing that I do not have any involvement with the management and I am not having any administrative control over that, hence I should not be treated as the principal officer of the company, right? Accordingly, he should not be treated as, then accordingly the TDS prosecution can't be initiated against any office holder in corporate without establishing administrative connection as well, right sir? I would say कि these are few important judgments जो मैंने अभी डिस्कस करे आपसे। Apart from that, TDS इतना बड़ा चैप्टर है कि इस पे पूरे दिन भी लगा लो तो ये छोटा ही लगेगा अपने को। सर फिर अगले हफ्ते फिर कवर कर ले साहब, अगला समय हो नहीं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर कुछ चीजें ऐसी इसमें रहेंगी तो फिर वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट? सिंस आई हैव प्रिपेयर्ड 100 नंबर ऑफ स्लाइड्स। ठीक है सर, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो आई हैव प्रिपेयर्ड 100 नंबर ऑफ स्लाइड्स ऑन दिस टीडीएस, राइट? तो सर स्लाइड हम लोग को फॉरवर्ड कर देंगे तो अच्छा रहेगा, विल गो थ्रू, तो योर टाइम विल बी सेव्ड इन दैट केस। ऐसा है ना सर, बाकी स्लाइड्स वो मेरे अकॉर्डिंग बने हुए हैं, राइट? मैं अगर आपसे 5-7 सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स मैंने शेयर करे हैं वो मैं शर्मा जी को शेयर कर दूंगा। जी सर, क्योंकि ये स्लाइड ना मेरे अकॉर्डिंग बने हुए हैं, तो जब तक मैं उसको आपसे डिस्कस नहीं करूंगा सर, एक क्लास और हो जाएगी टीडीएस के ऊपर, एक क्लास और हो जाएगी टीडीएस बस। क्या करूं सर? हाँ सर, एक क्लास टीडीएस पे और हो जाएगी सर। हाँ, एक क्लास और कर लेंगे टीडीएस पे। दैट्स बेटर सर, एक टीडीएस कर लें तो हमारे उसमें क्वेश्चन आंसर जो भी है दैट विल बी बेटर सर। हाँ, अगर मेरे पास 5-7 मिनट और मैं स्पेंड करता हूँ, अगर कोई क्वेरी इंटायरली टीडीएस पे अगर अभी है तो यू कैन रेज। आप लेट हो जाएंगे, आपको जाना 6 बजे, आप लेट हो जाएंगे। हाँ सर, लेट तो मैं सर नेक्स्ट मेरी एक क्वेरी थी सर। को रख लें, दैट्स बेटर। सर एक क्वेरी कौन बोल रहे हैं? जी सर, सत्येंद्र जैन सर। जी बोले सत्येंद्र जी। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किसी वर्क कॉन्ट्रैक्टर्स की सर्विस पे टीडीएस डिडक्ट करता है और उसकी सर्विस मान लीजिए कंटिन्यूस चल रही है, अभी 5 साल में कंप्लीट होगी,
फर्स्ट ईयर में मान लीजिए उसकी एमबी होती है 31 मार्च 24 को, सपोज दैट 2 करोड़ रुपए की एमबी होती है, पर चूंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास 1 करोड़ रुपया है फंड में और वो 1 करोड़ रुपए नहीं देते हैं, तो वो क्या करते हैं सर कि 1 करोड़ रुपए पे ही टीडीएस काटते हैं और उसको दिखाते हैं सर। तो यहाँ पे सर ये मतलब गलत हो रहा ना सर, कि मतलब ये हो सकता है, मैं ये पूछ रहा हूँ सर। नहीं नहीं, देखिए क्या है कि जो 194C की बात कर रहे हो ना, तो जो भी काम है तो उसको तो पहले जो डिफिनेशन है 194C वर्क कॉन्ट्रैक्ट में, पहले जी तो वो जो टीडीएस डिडक्शन है तो उसमें वो डिफिनेशन में वो फॉल होना चाहिए, जी सर, राइट। वो उसमें फॉल हो रहा था। वो फॉल होना चाहिए, और वो फॉल होने के बाद में पेमेंट, वो टैक्स पे के, जैसे कि दो तीन और भी बड़े सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसी पॉइंट से जो आप कह रहे हो। इसे बहुत जी सारी सर। चीजें हैं सामने जो डिस्कस के लायक हैं, राइट। जी लेकिन सर। अब यहाँ पे क्या है कि अब गवर्नमेंट कंपनी का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट चलता है, राइट। हाँ सर, वही मैं कह रहा हूँ कि सर वो पहले एमबी करके उस समय मान लिया कि 2 करोड़ आपको, की एमबी तो हो गई, हाँ लेकिन वो पेमेंट 1 करोड़ है उनके पास, तो वो 1 करोड़ पे करते हैं और उसी पे डिडक्ट करते हैं सिर्फ। हाँ, वो उसी पे जितना पे करेंगे हाँ। उतने पे वो हाँ। टीडीएस आपको, वो भी पता नहीं इस फाइनेंशियल ईयर में आपको टीडीएस मिलेगा या अगले फाइनेंशियल ईयर में टीडीएस मिलेगा, इसका तो भी ये लफड़ा सर रहता कहीं है। ना कहीं, हाँ। ठीक है, ये- तो अब जो भी हाँ सर। एक्सपेंडिचर की बात है, मान लो टीडीएस गवर्नमेंट कंपनी में, दिस इज द प्रॉब्लम जहाँ पे हम्म। जनरली ये चीजें चलती रहती है। ठीक है, तो जी। बाकी एक आप मेरा मेल आईडी ले लो, आप मुझे मेल कर देना इन डिटेल, आई विल आंसर टू यू एंड दैट ऑल्सो, मेरा मोबाइल नंबर भी इसी में है। हाँ सर, ठीक सर। शर्मा जी, और किसी की क्वेरी हो तो मुझे मेल करवा दीजिएगा, बहुत एहसान होगा मेरे ऊपर। नहीं नहीं सर, एहसान नहीं सर, हम लोग हम आपका एहसान हो गया हम पर। क्या आप मैं उल्टा सर सब बोले सर, मैं आपका उसको एहसान गुरु होगा देख, हम जी पर हम आज लोग को आज ध्यान दे रहे हैं तो हम लोग को ड्यूटी है कि इसको करना सर। वी हैव टू मेक ए रिक्वेस्ट एंड कम टू गुरु फॉर द सॉल्यूशन। अरे सर, दिस इज ऑल, आप सारे मुझसे सीनियर होंगे इन प्रैक्टिस और इन एज सर ऑल्सो। सर प्रैक्टिस सर उससे मतलब सर नहीं उससे है, जो मतलब नहीं है ज्ञान यहाँ देता सर, है हम ये गुरु सब होता है, नहीं रफत इरेस्पेक्टिव हम वो यहाँ सब गुरु है। स्टूडेंट बैठे हैं सर के सामने, यहाँ एज फैक्टर नहीं नहीं है, नहीं, यहाँ मैं पे जो है अपने आप गुरु, को तो स्टूडेंट ही मानता हूँ आज भी। हम सब में गुरु गुरु शिष्य के रूप में बैठे हुए हैं सर ये। नहीं सर, ऐसा है कि हम सारे स्टूडेंट ही हैं, एक दूसरे हाँ से बस सीखते ही हैं हमेशा। आप हमारे गुरु हैं सर, हम आपके शिष्य हैं, सिर्फ बैठे हैं, एज अरे स्टूडेंट सर, बैठे हैं सो आपके सामने। सो नाइस ऑफ यू। तो सर मैं जितना भी मैं डिलीवर कर पाया बिकॉज ऑफ कांस्टेंट ऑफ टाइम, आई होप आई ट्राई टू, आई ब्रिंग सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू यू, एंड आई रियली हैव ट्राइड समथिंग कि चलो कुछ कुछ अच्छी चीजें आपके साथ डिस्कस किया जाए, और उम्मीद करता हूँ आप सबों को मेरा सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, जी, बहुत सर, राइट। बहुत अच्छा लगा। वैसे आज आज सर शिवमंगल सिंह चौहान बहुत था, बढ़िया सर। जो आपने शिवमंगल सिंह चौहान था। डिलीवरेशन जजमेंट के बेस पे किया है हमारे सबके लिए बहुत अच्छा है, एंड ऑलवेज इट इज हेल्पफुल टू अस टू कोट इन आवर केसेस वेयर एवर क्लाइंट इज कमिंग फॉर दैट पर्पस। जी दैट्स ग्रेट फॉर सर, दैट्स ग्रेट थैंक फॉर। यू। आज आज का वोटर थैंक शिवमंगल सिंह चौहान साहब करेंगे। सर नर्मदापुरम छतरपुर, नर्मदापुरम हरदा बार स्टेशन मध्य प्रदेश के। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए आप लोग। और इसके बाद शिवमंगल से आप राष्ट्रगान भी कराएंगे, राष्ट्रगान पे सभी लोग अपनी सीटों पे खड़े हो जाएंगे प्लीज। जी सर, सभी को नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार सर। आज का नमस्कार। आज का जो सेशन में हमारे मार्गदर्शक, हमारे गुरु श्री पंकज कुमार जी मिश्रा ये साहब ने टीडीएस पे जो वेबिनार और हमको ज्ञान अर्जन कराया है, और सभी लोगों ने काफी अच्छे से इसको समझा है, और उन्होंने बहुत बारीकियों से, और हालांकि सेशन अभी अधूरा है, हम सबसे चाहेंगे कि अगला फिर और इस पे डिस्कस करेंगे वो। तो ऐसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपना अमूल्य समय दिया, और मैं हमारे उपकाश की तरफ से सर का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से थोड़ा सा समय निकाल के हमको बहुत सारा ज्ञान दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। जय हिंद। राष्ट्रगान के लिए अभी सब सीटों पे, शिवमंगल जी अभी राष्ट्रगान कराएंगे आप, सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज अपनी जी सीटों पे खड़े हो जाए। जय गण मंगल दायक जय
भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधर तिरंगा तब शुभ नावे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए हे जप तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। जय। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बहुत अच्छा लगा सर सेशन आपका आज का, हाईली ऑब्लाइज सर, थैंक यू वेरी मच सर। अभी लेकिन आधा रह गया चैप्टर सर, आज आपसे रिक्वेस्ट है साहब एक सेशन हमें और दे दीजिए, इससे चैप्टर कंप्लीट हो जाए सर टीडीएस का। ठीक है सर, ठीक है। जब भी अगली बार डिस्कस कर लेते हैं सर, जब टाइम रहेगा उसमें हम डिस्कस कर लेंगे सर। और आप मैं बात करूंगा, जौन सी अपडेट देंगे उस डेट में कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सर सीए साहब। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत 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 धन्यवाद। गुड नाइट।